क्वेश्चन है कि विवाह विच्छेद की त्रासदी में पिस रहे बच्चों के केंद्र में रखकर लिखा गया मन्नू भंडारी का उपन्यास कौन सा है? 1 इंच मुस्कान, आपका बंटी, महाभोज या एक कहानी है। तो इसका आंसर है आपका बंटी। आंसर हो जाएगा सेकंड बार। मुझे मैन का निकालना MAN, तो मैन 13 पे आता है, ये 1 पे और ये 14 पे, तो 14 14 28 और मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 4 मेरा आंसर आ जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्यार के स्टडी पॉइंट। तो आज मैं आपके लिए एक नया मॉक लाया हूं, तो जैसा कि आपको पता है मैं आपके लिए मॉक लाता रहता हूं। तो आज का जो मॉक होगा वो होगा मॉक नंबर 40। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। ये जो आपका साल 2026 चल रहा है, इसमें आपके लिए न्यू वैकेंसीज आने वाली, चाहे पुलिस कांस्टेबल की बात हो, चाहे हेड कांस्टेबल, चाहे पुलिस हेड कांस्टेबल दूरसंचार की बात हो, चाहे SI की बात हो। तो इन तीनों में भाई बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है ना। तो भाई तैयार हो जाइए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, लग जाइए, जोरों शोर से लग जाइए। ठीक है, हो सकता है ये साल आपके लिए नई खुशखबरी लेके आए, है ना। चलिए मॉक स्टार्ट करते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका मराठी भी और सिंधी भी, है ना। इसके दोनों आंसर हो जाएंगे, दोनों इसमें गलती से मैंने डाल दी थी। तो और कौन कौन सी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है इसके अलावा? जैसे संस्कृत है, एक हिंदी है, संस्कृत, हिंदी, नेपाली, एक नेपाली भाषा भी है, बाकी सिंधी मराठी लिखी ली है। इसके अलावा जो कुछ क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं, जैसे बोली, है ना, क्षेत्रीय भाषाएं और बोली, जैसे भोजपुरी हो जाएगा, मैथिली, मैथिली, गढ़वाली, गढ़वाली, कुमाऊनी, कुमाऊनी, बोडो, राजस्थानी। ये कुछ आपकी क्षेत्रीय भाषाएं और बोलियां जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है भाई कि निम्न में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है ना। भारतीय परिवार की भाषा नहीं है। तो मराठी, गुजराती, मलयालम और आपकी हिंदी। तो हमें पता है कि मलयालम जो है आपकी द्रविड़ परिवार की भाषा है। अगर बात करें भारूपीय, इसमें एक बात करें भारूपीय में जो आता है, भारत का सबसे बड़ा आपका भाषा परिवार है। भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इसमें जो भाषाएं आती है वो आती है हिंदी, बंगाली, जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी आती है, उड़िया, असमिया, उड़िया भी आती है, उड़ीसा की हो जाएगी, और असमिया भी आती है इसमें, असमिया, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली भी आती है, मैथिली, भोजपुरी, है ना। और द्रविड़ भाषाओं की अगर बात करें तो इसमें आती है हमारी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ठीक, तो इसमें से पूछा था आपकी भारतीय जो आपकी भारतीय परिवार की भाषा नहीं। ठीक है, इसमें द्रविड़ परिवार की भाषा आपकी हो जाएगी आपकी, इन चारों में से एक दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा आपका मलयालम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि यह अलावा व्यंजन है, इनको क्या कहा जाता है? स्पर्श, अंतःस्थ, पुष्प या उपयुक्त में से कोई नहीं। हमको पता है यार अलावा व्यंजन को कहते हैं भाई अंतःस्थ व्यंजन, है ना, अंतःस्थ व्यंजन। और पुष्प व्यंजन की बात करें, जिनको उच्चारण करने में हवा एकदम रगड़ते हुए बाहर आती है ना, एक तरह से गर्म हवा बाहर आती है जिनको उच्चारण करते समय। तो इन व्यंजन में, पुष्प व्यंजन में तीनों शाह आते हैं आपके, तीनों शाह के साथ जो है हा भी इसी में आता है। अगर स्पर्श व्यंजनों की बात करें तो स्पर्श व्यंजनों की जो कुल संख्या होती है वो होती है 25। जैसा कि आपको पता है का वर्ग होता है, चा वर्ग, का वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, है ना। इन प्रत्येक वर्ग में आपके 5-5 व्यंजन आते हैं, 5 वर्ग हैं, तो टोटल हो जाते हैं आपके 25 स्पर्श व्यंजन। तो इसमें से क्या क्या आता है? का वर्ग में का, खा, गा, घा, ड़ा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा,
ट ठ ड ठ ट ठ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका थर्ड। थर्ड क्वेश्चन है कि यारा लव व्यंजन को क्या कहते हैं। यारा लव व्यंजन किस वर्ग में आपके शामिल किए जाएंगे, है ना। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म में आपका कोई नहीं। तो यारा लव व्यंजन को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक, आंसर है अंतस्थ व्यंजन। इसके साथ ही जो ऊष्म व्यंजन है, ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको चारण करते समय जो हवा गर्म बाहर निकलती है या हवा घर्षण करते हुए बाहर निकलती है, तो इनको कहते हैं ऊष्म। ऊष्म का मतलब होता है गर्म, है ना, गर्मी पैदा करने वाले व्यंजन इनको कहा जाता है। तो इसमें तीनों शाह आते हैं, तीनों शाह। इनका उच्चारण करते इनका उच्चारण करके भी आप देख सकते हैं, गर्म हवा मुंह से बाहर निकलती है ना, श श स ह, गर्म हवा बाहर निकलती है। ठीक, इस पर व्यंजनों की कुल संख्या की बात करें तो वो होते हैं आपके 25, है ना। वो कितने होते हैं आपके 25। 25 कैसे होते हैं आपको पता है, 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अच्छा, तब ऐसे का वर्ग में आते हैं का था, ग घ ड़, चा छा, चा छ, जा झ य, टा ठा, डा ढा णा, ता था, ता था, दा धा ना, पा फा, बा भा और मा। तो ये टोटल होते हैं आपके, इस पर व्यंजन होते हैं आपके 25। ठीक है, वैसे इनके कंठ वर्ग कहते हैं, कंठ में आते हैं, ये आपके तालों में आते हैं, ये मूर्धन्य में आते हैं, दंत में आते हैं और ये कोष्ठ में आते हैं, है ना। स्पर्श व्यंजनों के भी आपके प्रकार होते हैं। तो टोटल होते हैं इसके 25। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है ना। गांधी, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो गांधी क्या है, नाम नहीं। वो बात अलग है कि गांधी शब्द का प्रयोग या गांधी शब्द को हम जब भी सुनते हैं तो हमको एक व्यक्ति का नाम याद आता है, जो होते हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। लेकिन अगर खाली गांधी की बात करें तो गांधी एक कास्ट होती है, गांधी क्या होती है, कास्ट होती है। और इस आधार पर गांधी शब्द एक जातिवाचक संज्ञा है, ना कि व्यक्तिवाचक नाम, ना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब किसी का नाम नहीं। तो यहाँ पे इस शब्द का, इस जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए हो रहा है। इसका मतलब जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, महात्मा गांधी के लिए हो रहा है। तो यहाँ पे जातिवाचक का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है ना। तो आंसर क्या होगा इसका, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। इसमें कुछ और ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक यहाँ पे वाक्य है, पंडित जी, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इस वाक्य में भी अगर आप देखोगे, तो इस वाक्य में अगर आप देखोगे, पंडित जी शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पंडित तो भाई मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं और बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस जातिवाचक शब्द का प्रयोग, पंडित जी का प्रयोग जो है प्रधानमंत्री किसके लिए हो रहा है, जवाहरलाल नेहरू के लिए हो रहा है। जातिवाचक शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए हो रहा है, इसका मतलब जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसके रूप में हुआ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। तो ऐसा एग्जाम्पल भी आपके पास आ सकता है। इसके साथ ही एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक रूप। इसमें ऐसे आते हैं वाक्य, जैसे भारत में जयचंदों की कमी नहीं है ना। किसी एक व्यक्ति के बारे में बात ना करके उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जिसमें जयचंद के, जिसमें जयचंद राजा के आपके गुण है, विश्वासघात करने वाले गुण है ना। तो व्यक्तिवाचक का जातिवाचक, जैसे भारत को हानि जयचंदों से होती है ना, एक ऐसी वाक्य है आपका। जैसे भारत में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं, तो यहाँ पे हरिश्चंद्र प्रत्येक व्यक्ति है जिसमें हरिश्चंद्र के गुण है। तो जब भी ऐसा वाक्य आता है तो वहां पर होता है व्यक्तिवाचक का प्रयोग जातिवाचक के रूप में। ठीक, ठीक है, इसका आंसर क्या है आपका, सेकंड वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगा के बना है ना। सारे पुल्लिंग शब्द, लेकिन एक शब्द ऐसा है जिसमें मूल शब्द स्त्रीलिंग है और उसमें प्रत्यय लगा के वो पुल्लिंग बना है ना। अगर मर्दाना की बात करें, मर्दाना में अगर मूल शब्द की बात करें तो मर्द हो रहा है, तो मर्द तो स्त्रीलिंग नहीं है। बुढ़ापा में मूल शब्द की बात करें तो बूढ़ा, बूढ़ा क्या एक विशेषण है ना, विशेषण है, स्त्रीलिंग की बात नहीं हो रही है। भेड़, भेड़ा की बात करें तो भेड़ में जो मूल शब्द है वो भेड़ है। तो भेड़ा में जो मूल शब्द है वो क्या है, भेड़ है। और भेड़ शब्द होता है आपका स्त्रीलिंग, इसमें आपका आ प्रत्यय लगा है ना। तो शब्द क्या बना आपका, भेड़ा, है ना। स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लग के ये शब्द बना आपका भेड़ा। तो आंसर क्या होगा हमारा, थर्ड वाला। तो आंसर हो जाएगा आपका पांचवें का हो जाएगा थर्ड। ठीक है, विधुर अपने आप में पूरा शब्द। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, बाकी में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है। तो रेखांकित ये शब्द है भाई, है ना। बाकी विशेषण पूछ रहा है तो रेखांकित ना भी हो तो आपको पता होना चाहिए विशेषण कौन सा शब्द है यहाँ पे।
बहुत दूध देती है, इसमें आपको विशेषण का प्रकार बताना है ना। तो इसका जो आंसर है वो है आपका परिमाण बोधक, है ना, परिमाण बोधक। क्योंकि संज्ञा आप देख रहे हैं दूध है, और ये दूध ऐसी संज्ञा है जिसको हम तोल के खरीदते हैं ना, तोल के, जैसे आप 1 लीटर हो गया, 2 लीटर हो गया, तो ऐसी संज्ञा जिनको नाप तोल के खरीदा जाता है, उन संज्ञाओं के साथ जो विशेषण लगता है उसको कहते हैं परिमाण वाचक है, परिमाण बोधक विशेषण। इसके 2 प्रकार होते हैं, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। अगर यहाँ पे होता है 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, 3 लीटर दूध, तो संख्या आ रही है, निश्चित संख्या अगर आती तो उसे कहते हैं निश्चित परिमाण बोधक। अब यहाँ पे बहुत हो रहा है, या बहुत की जगह होता है कुछ दूध देती है, थोड़ा दूध देती है, थोड़ा, यहाँ पे संख्या की बात ना हो, है ना, क्वांटिटी की बात ना हो, अनिश्चितता का बहुत हो, तो वहाँ पे यहाँ पे कौन सा विशेषण हो जाएगा, परिमाण है, लेकिन परिमाण में भी कौन सा होगा, अनिश्चय वाचक परिमाण बोधक विशेषण। ठीक, गुण, संख्या, सर्वनाम ये अलग प्रकार के होते हैं। ठीक, इसका आंसर होगा चौथा वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्वेश्चन है कि वह श्रेष्ठ उपासक है, मैं आपको विशेष्य बताना है ना, विशेष्य बताना है, तो इसका आंसर है क्या, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला, उपासक, है ना, उपासक। तो जब भी वाक्य ऐसा कुछ हो और आपको समझ में ना आ रहा हो कि भाई विशेष्य क्या है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, वह की या उपासक की, तो ऐसी स्थिति में आप विशेषण के पास हो, विशेषण के ठीक बाद जो आपके पास शब्द होगा वो संज्ञा कहलाएगा। इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा, क्योंकि विशेषण की परिभाषा क्या बताती है, विशेषण सामान्यतः अधिकतर संज्ञा के आदि, संज्ञा के आगे आता है। इसका मतलब विशेषण के बाद वाला जो आपका पद होगा, शब्द होगा, वो क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा, संज्ञा के रूप। आंसर क्या होगा इसका, उपासक होगा। ठीक है, आंसर होगा इसका उपासक, थर्ड वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, सकर्मक, पूर्वकालिक, नाम धातु या कृदंत। इसका आंसर है भाई थर्ड वाला। ठीक है, सकर्मक क्रिया आपको पता है, जिस क्रिया के साथ उसका कर्म होता है, निकर्म होने की संभावना होती है, सकर्मक कहलाता है। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया वो होती है जब वाक्य में 2 क्रियाएं संपन्न होती हैं एक के बाद एक, तो प्रारंभ में, पूर्व में जो क्रिया संपन्न होती है उस क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राम नहाकर खेलने गया, यहाँ पे 2 काम हो रहे हैं, नहाकर और खेलने जाने का, तो नहाकर काम पहले हुआ है ना, नहाकर काम पहले हुआ है, और इसलिए इस क्रिया को क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। और नाम धातु आपको पता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जो आपकी क्रिया रूप शब्द बनता है वो नाम धातु क्रिया में आता है। एक कृदंत बच रहा है ना, बाकी कृत प्रत्ययों की संख्या आंसर थर्ड वाला ही है। बाकी कृत प्रत्यय, बाकी आपको पता है कि जो प्रत्यय होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय होता है और एक तद्धित प्रत्यय होता है। जब मूल शब्द के रूप में धातु या क्रिया हो, जब मूल शब्द के रूप में धातु या क्रिया हो, तो उसके साथ जो प्रत्यय लग के, तो उसके साथ जो प्रत्यय लगता है उसको कृत प्रत्यय कहते हैं। और जो शब्द बनता है आपके पास धातु क्रिया और प्रत्यय को जोड़ के शब्द बनता है उसे कृदंत आपका शब्द कहते हैं। जैसे अगर मैं 1-2 शब्द अगर यहाँ पे बात करूं, जैसे लिख, लिख अक, लिख अक बराबर होगा आपका लिख। ठीक है, लिख अक बराबर क्या होगा, लेख। एक शब्द और मैं देता हूं आपको, पढ़धन अक, पढ़धन अक, तो ये आपका शब्द बनेगा आपका पढ़ाकू, पढ़ाकू। एक शब्द है आपका बह, धनता, तो बराबर हो जाएगा आपका बहता। ठीक है, बहता। तो अगर यहाँ पे देख रहे हो आप, लिख क्या है, धातु है, अक प्रत्यय जुड़ा है और शब्द बना आपका लेखन, तो इस अक प्रत्यय क्या कहेंगे, कृत प्रत्यय। क्यों, क्योंकि मूल शब्द क्या है, धातु। वैसे ही पढ़, ये भी धातु है, प्रत्यय जुड़ा है, इसलिए धातु के साथ प्रत्यय जुड़ा है तो कृत प्रत्यय कहलाएंगे। और जो शब्द बन रहा है इस शब्द को क्या कहेंगे, कृदंत कहेंगे। वैसे बह धातु है, ता प्रत्यय जुड़ के एक शब्द बना बहता क्रिया रूप में, तो ये क्या हो गया आपका कृदंत शब्द हो गया। इसका जो दूसरा होता है वो होता है आपका तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। तो जब मूल शब्द के रूप में धातु ना हो, क्या हो, संज्ञा, संज्ञा हो या सर्वनाम हो या आपका विशेषण हो, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण हो, तो उसके साथ जो प्रत्यय बनता है उसे कहते हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है, वो तद्धित प्रत्यय का उदाहरण होगा, और जो शब्द बन के आएगा उसे कहते हैं तद्धितांत, तद्धितांत। जैसे गुरु धनत्वा, गुरु धनत्वा बराबर क्या बनता है, गुरुत्व। जैसे काला, काला धन इमा, शब्द क्या बना, कालिमा। एक शब्द मैं आपके लिए और लिखता हूं, जैसे अपना, अपना धन पन, शब्द बन के आपके पास आएगा अपना पन। तो इन तीनों शब्दों में अगर आप देखोगे, तीनों शब्दों में अगर आप देखोगे, गुरु क्या है, एक संज्ञा है, काला क्या है, विशेषण है, अपना क्या है, सर्वनाम है। मतलब धातु और क्रिया नहीं है मूल शब्द के रूप में। तो जब भी ऐसा होगा, उनके साथ में जो प्रत्यय आपका जुड़ रहा है, चाहे त्वा हो
चाहे ईमा हो, चाहे पन हो, उसको क्या कहेंगे भाई? तद्धित प्रत्यय कहेंगे। और जो शब्द बन रहा है तुत, कालीमा और अपनापन, ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे? तति तांत कहलाएंगे। तो यहीं से इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था कि कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया जो होती है उसको क्या कहते हैं? तो वो होता है आपका कृदंत, है ना। तो वो क्या होता है आपका? कृदंत शब्द आपका कहलाता है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। नहीं, सत्य युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, आपको यहाँ के काल से संबंधित वाक्य है ना। पहला वाक्य दे रखा है मैं जाता हूँ, जाता हूँ, वर्तमान काल है, बिल्कुल ठीक है। वर्तमान काल में भी सामान्य वर्तमान एक काल है, जो सामान्य वर्तमान काल की पहचान होती है। क्रिया के अंत में क्या होता है? आ है, ती है, ते हैं आदि शब्द का प्रयोग होता है। सेकंड है मैं गया था, बात भूतकाल की है। भूतकाल में भी जो आपका बता रहा है पूर्ण भूतकाल, ये पूर्ण भूतकाल की पहचान है, पूर्ण भूतकाल वाला वाक्य। थर्ड, शायद वर्षा होगी, आने वाले समय की बात हो रही है, होगा होगी, तो भविष्य काल है ना, संदिग्ध भविष्य काल है, ठीक है, ये भी ठीक है। चौथा है ये सभी सत्य हैं, तो भाई तीनों ही आपके सही हैं, तो चौथा हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 10, 10 कि किस वाक्य में करण कारक है? करण कारक का प्रयोग किया गया है। करण कारक का प्रयोग किया गया है। करण आपको पता है क्या होता है? क्रिया का होने का साधन, क्रिया को करने के लिए इस साधन का प्रयोग किया जाता है, उसको करण कारक कहते हैं। जैसे माँ ने डंडे से बच्चे को मारा, तो क्रिया मारने की जो क्रिया हो रही है उसका साधन क्या है? डंडा, तो डंडा क्या हो जाएगा? करण, है ना। उसका चिन्ह क्या होगा? करण कारक का से। जैसे महेंद्र दिल्ली से जैसे महेंद्र बस से दिल्ली जाता है, तो दिल्ली जाने की जो क्रिया है, जाने की जो क्रिया है, उसका साधन क्या है? बस से। तो बस क्या है? करण, और उसका जो कारक चिन्ह है वो क्या आपका? से है ना। और इसमें जुड़ने का भाव भी आता है, बस में बैठेगा तभी दिल्ली जाएगा। डंडा जब उसके लगेगा बच्चे के, तभी उसको एक तरह से पीड़ा होगी, तो जुड़ने का भाव भी आता है, और एक तरह से साधन के रूप में प्रयोग होता है। इसमें ऐसा वाक्य कौन सा है जहाँ पे आपको साधन दिख रहा है? तो एक ही वाक्य दिख रहा है हमको, चौथा वाला आंसर होगा, चौथा वाला। हम सांस लेते हैं भाई, क्रिया हो रही है सांस लेने की, और उसका साधन क्या है? किससे सांस ली जा रही है? अगर वो ना हो तो क्रिया ना हो, तो वो है आपका नाक। ठीक, तो करण कारक नाक में है, उसका चिन्ह क्या आपका? से आपका चिन्ह हो जाए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। गलत विकल्प कौन सा है? मुझसे इतना दुख नहीं सहा जाता, मुझसे इतना दुख नहीं सहा जाता, भाव बिल्कुल ठीक है ना। सेकंड, मैं इस गर्मी में नहीं सो सकता, इस गर्मी में नहीं सो सकता, कर्मवाच्य, ये गलत है ना, ये गलत है, क्योंकि इसमें है आपका कर्तवाच्य। कर्तवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है, क्रिया हमेशा कैसी आती है? सकर्मक भी आ सकती है, अकर्मक भी आ सकती है। कर्ता प्रधान मतलब कर्ता के अनुसार क्रिया आएगी, तो इसमें कर्तवाच्य। थर्ड क्या है? मजदूर लकड़ी काट रहा है, बिल्कुल ठीक, कर्तवाच्य। मैं प्रतिदिन गीता पाठ करती हूँ, कर्तवाच्य, ये भी आपका ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ध्यानपूर्वक जो आपका शब्द है, ध्यानपूर्वक शब्द आपका क्या है ना, क्या है? तो चारों क्रिया विशेषण दे रखे हैं आपके पास, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका रीतिवाचक, है ना, रीतिवाचक। क्योंकि अर्थ के आधार पे क्रिया विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्थानवाचक, ठीक है, एक होता है आपका कालवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाणवाचक। कालवाचक का कैसा एग्जाम्पल आता है? जैसे मैं कल जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा। दूसरा वाक्य, मैं वहां जाऊं, मैं वहां जाऊंगा। तीसरे वाक्य के पास चले अगर, मैं धीरे चलता हूं, है ना, मैं धीरे चलता हूं। चौथे की बात करें, मैं बहुत खाता, मैं बहुत। इस वाक्य में, इन वाक्य में अगर आप देखें तो जाऊंगा, जाएगा, चलता हूँ, खाता हूँ, ये सारी क्या है? क्रिया है। बात क्रिया विशेषण की हो रही है, तो क्रिया की विशेषता जो शब्द बताते हैं क्रिया विशेषण होते हैं, है ना। और इस क्रिया से पहले हमको कुछ क्वेश्चन करने पड़ते हैं, जैसे कब, कहाँ, कैसे, कितना। तो क्वेश्चन करके देखिए, कब जाऊंगा, कब जाऊंगा, बात हो रही समय की, और कब जाऊंगा से क्वेश्चन करके आंसर कल मिल रहा है, बात समय की हो रही है, तो कल शब्द क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पे कहाँ जाऊंगा, बात स्थान की हो रही है, कहाँ, आंसर क्या मिला? वहां, तो ये हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कैसे चलता है, सॉरी, मैं कैसे चलता हूँ, क्रिया होने का तरीका क्या है, प्रकार क्या है? धीरे चलता है, तेज चलता है, क्या चलता है? धीरे। तो हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चौथा होता है परिमाणवाचक। इसमें क्वेश्चन करते हैं क्रिया से पहले कितना, कितना खाता है? बहुत। कितना खाता है? कम, है ना। तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इस वाक्य में वही था, ध्यानपूर्वक, वह ध्यानपूर्वक पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? ध्यान, कैसे पढ़ता है? ध्यानपूर्वक, है ना। तो ये किस प्रकार का होगा क्रिया विशेषण? रीतिवाचक। इसलिए इसका आंसर क्या है भाई? चौथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से सही युग्म का चयन करना है। ठीक है, सही युग्म का चयन करना है। 4 आपके विकल्प दे रखे हैं। पहला आपका रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी बिल्कुल ठीक है, संकर शब्द है, तो रेल अंग्रेजी होता है, गाड़ी होता है। सेकंड, पान दान, पान आपका हिंदी, दान आपका फारसी, संकर शब्द, ये भी ठीक है। तो ये भी दोनों सही है ना, ये भी दोनों सही है। इसमें कुछ और क्वेश्चन अगर देखें, इसमें कुछ और देखें अगर हम, जैसा आपका टिकट घर होता है एक शब्द, टिकट अंग्रेजी का होता है, घर होता है, घर होता है हिंदी। ठीक है, वैसे ही आपका वर्ष घाट, वर्ष
वर्ष संस्कृत का होता है, गांठ होता है आपका हिंदी। ठीक है, तो आपका वर्ष गांठ संस्कृत का होता है, सॉरी वर्ष आपका संस्कृत का, गांठ होता है आपका हिंदी का। तो वर्ष गांठ एक शब्द बनता है। इसके साथ ही आपका हो जाएगा आपका चालबाज। चाल आपका हिंदी का होता है, बाज होता है आपका पाठ, है ना, चालबाज। तो ये हो जाएगा आपका चालबाज शब्द होता है आपका संकर। संकर वो शब्द होते हैं जो तो संकर वह शब्द होते हैं जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़ के एक नया शब्द बनता है। इस उत्पत्ति के आधार पे आपके 4 प्रकार के शब्द होते हैं, कहीं की 5 भी लिखा है। इसमें क्या क्या आता है, तत्सम शब्द आता है। तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं। तद्भव संस्कृत के बदल के जो रूप में प्रयोग होते हैं तद्भव होते हैं। देशक ऐसे शब्द होते हैं इनका जन्म देश में होता है। अपनी आवश्यकता अनुसार जिन शब्दों का निर्माण कर लेते हैं ना, जैसे आपका लोटा होता है, डिबरी होता है, खेत होता है, तेंदुआ होता है। और विदेशक, चौथा विदेशक होता है। विदेशक ऐसे शब्द होते हैं जिनका जन्म विदेश में होता है और विदेश से आयातित शब्द होते हैं जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी में करते हैं। पुर्तगाली के शब्द होते हैं, चीनी भाषा के शब्द हैं आपके, जापानी भाषा के शब्द हैं, रूसी भाषा के शब्द हैं, अन्य प्रकार के बहुत सारे शब्द किसमें आते हैं, अलग अलग भाषाओं के। संकर होते हैं जो दो अलग अलग देश की भाषाओं के शब्द को जोड़ के जब एक नया शब्द आपका बनता है, संकर शब्द। उसकी पहचान होती है थोड़ा शब्द थोड़ा सा लंबा सा होता है ना। अगर कभी समझ में ना आए, पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि 4 विकल्पों में से संकर शब्द कौन सा है, जिसकी एक पहचान होती है शब्द थोड़ा लंबा होता है क्योंकि अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़ के बनाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्वेश्चन क्या है। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है ना, पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। अचल, अचला, गिरी या अद्री। तो यहाँ पे 2 शब्दों में कंफ्यूजन हो सकता है, अचल और अचला। तो आंसर आपका इसी में से, आंसर बता देता हूँ, आंसर आपका अचला। ठीक है, क्योंकि अचला जो पर्यायवाची है वो आपका भूमि का है। किसका है, भूमि का पर्यायवाची है। इसके अलावा पृथ्वी कहते हैं, आपको पता है, भूमि तो हो ही जाएगा। ठीक है, धरती, धरती हो जाएगा। अगर पहाड़ की बात करें कि पहाड़ के पर्यायवाची आपके क्या क्या होंगे, तो पर्वत, पर्वत होता है, शैल होता है, नग होता है, भूधर होता है, महीधर होता है, धराधर होता है, तुंग होता है और शिखर होता है ना, तुंग और आपका शिखर। तो ये सारे पहाड़ के पर्यायवाची हैं। और साथ ही मैंने अचला के भूमि के पर्यायवाची भी एक दो आपके लिए लिखे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 क्वेश्चन है विलोम शब्द से। निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं, गलत आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला प्रसारण संकुचन, ठीक है। ओजस्वी, निस्तेज, ये बिल्कुल ठीक है। देहात, ये भी आपका ठीक है। तो गलत हो जाएगा आपका थर्ड वाला। गलत कौन सा हो जाएगा आपका, थर्ड वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें जो होगा हमारा भिज्ञ, भिज्ञ का जो विलोम होता है वो होता है आपका अभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब होता है जान का, या जिसे किसी बात का ज्ञान हो, जिसे किसी बात का ज्ञान हो, किसी बात का ज्ञान हो। ठीक, विज्ञ का विलोम अभिज्ञ होता है, ना कि आपका सभिज्ञ। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 16। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्वेश्चन आपका उपसर्ग प्रत्यय से है। हमको उस विकल्प का चयन करना है इसमें जिस शब्द में उपसर्ग भी हो प्रत्यय भी हो। आप लोगों ने पढ़ा होगा शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं, एक उपसर्ग होता है और एक प्रत्यय होता है, प्रीफिक्स और सफिक्स। ये शब्दांश होते हैं जो शब्द के आदि में लग के और अंत में लग के एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, नए अर्थ वाले शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसमें उपसर्ग भी होता है और प्रत्यय भी होता है, तो वही आपको विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो आंसर है वो आपका वही सेकंड वाला है। ठीक है ना, सेकंड वाला है। क्यों है, क्योंकि आप इसमें देखोगे तो मूल शब्द साहस है। मूल शब्द क्या इसमें साहस, उपसर्ग क्या हो जाएगा दुस, दुस उपसर्ग हो जाएगा और प्रत्यय हो जाएगा इसमें एक छोटी ई के साथ, क्योंकि सा पर छोटी ई आपका स्वर है, एक प्रत्यय। वैसे इसमें जो मूल शब्द है वो शासन है। अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो पता चले अनुशासनिक, अनुशासन, अनुशासनिक, तो शासन मूल शब्द, अनु उपसर्ग हो जाएगा और प्रत्यय हो जाएगा इसमें एक। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड वाला हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है संधि से संबंधित है। आपको संधि बतानी है। क्या पूछ रहा है, दीर्घ और लघु, और लघु और दीर्घ उ और री के बाद कोई स्वर आए, कोई स्वर आता है और उसमें परिवर्तन होता है तो या वा रा में आपका कन्वर्ट होता है, तो उसमें कौन सी संधि होती है। या वा रा, या वा रा आपको पता है पहचान होती है भाई यण संधि की ना, यण संधि की पहचान होती है। आंसर हो जाएगा सेकंड बार। अगर गुण संधि की बात करें तो गुण संधि में आता है आपका ए ओ अर, ए ओ अर। वो कब आते हैं, जब ई के साथ होगा तो ए आ जाएगा, जब आ के साथ ऊ या ऊ आएगा तो वो आ जाएगा, जब आ और आ के साथ री का संयोग होगा तो आपका क्या बनता है, आपका सॉरी रानी अर बनता है। क्या बनता है आपका, अर बनता है गुण संधि में। अगर वृद्धि संधि की बात करें और आ के साथ,
ये आपका कॉमन है, छोटा आ या बड़ा, इसके साथ अगर ए और ए जुड़े बनता है आपका अय। ऐसी और आ के साथ ओ या औ स्वर आएगा तो बनता है क्या, औ, ठीक है, औ बनेगा। अगर अयादी संधि की बात करें, इसे टोन वाली संधि भी कहते हैं, है ना, टोन वाली संधि भी इसको कहते हैं, जैसे ए, अय, ओ और औ। इन सबके साथ अगर स्वर आता है समान स्वर, छोटा ए, अय, ओ और औ, इन सबके साथ असमान स्वर अगर आते हैं तो ए के साथ असमान स्वर आता है तो अय में कन्वर्ट होता है, अय के साथ असमान स्वर आता है तो आय में कन्वर्ट होता है, आय में बदलता है, ओ के साथ असमान स्वर आता है तो अब में बदलता है, और औ के साथ असमान स्वर आता है तो आब में वो बदलता है ना। समझने में आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन मैंने बोला भी है, वो भी आप देख सकते हैं। तो समझने में आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन मैंने बोला भी है, तो आप सुन भी सकते हैं दोबारा, ठीक। तो और मैंने संधि के यहाँ पे रूल भी आपको बता दिया। हाँ, इसमें दीर्घ संधि और आती है, एक दीर्घ संधि और आती है। दीर्घ संधि की पहचान होती है आ, ई और उ। जिस भी शब्द में आपको स्वर के रूप में बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ दिख जाए तो वहां पे होती है आपकी दीर्घ संधि, ठीक है। संधि के आपके 3 प्रकार की संधि होती है वैसे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और स्वर संधि के भी 5 भेद थे। उन्हीं 5 भेदों को मैंने यहाँ पे आपको बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्वेश्चन है आपका अलंकार से संबंधित, है ना। तो अलंकार की पंक्ति क्या दे रखी है, ओ तुम हे घनश्याम हम तो बरसों कित जाए, नहीं मनमोहक हे प्रिय, यहाँ पे है मनमोहन, ठीक है, मनमोहन हे प्रिय, तो फिर क्यों पकड़त पाए, है ना। लाटन प्रास है, यमक है, श्लेष है और वक्रोक्ति है। तो इसका आंसर है आपका वक्रोक्ति अलंकार। ये वक्रोक्ति अलंकार, ये वक्रोक्ति अलंकार ऐसा अलंकार होता है, शब्द अलंकार में आता है, 2 भेद होते हैं अलंकार के, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार के भेद में आता है, वक्रोक्ति में होता है या वक्ता द्वारा कही गई बात श्रोता द्वारा समझकर उसका जानबूझ के उल्टा या विलोम अर्थ निकाल के जवाब दे रहता है। वक्र मतलब होता है टेढ़ा, उक्ति मतलब होता है कथन, तो मतलब टेढ़ी उक्ति, टेढ़ा कथन, जानबूझ के उल्टा जवाब, विलोम जवाब देना, वैसे वक्रोक्ति अलंकार ही होता है। अगर लाटानुप्रास की बात करें तो ये आपका अनुप्रास अलंकार के 5 भेदों में से एक भेद है। जब वाक्य में एक शब्द का जो है, एक शब्द का प्रयोग होता है और उसका जो है वाक्य प्रयोग के आधार पर अलग अलग अर्थ होता है, ठीक है। यमक में क्या होता है, एक शब्द का 2 बार प्रयोग होता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ जो है भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। श्लेष में क्या होता है, श्लेष का जो अर्थ होता है वो होता है आपका चिपकना, है ना। इसमें क्या होता है, वाक्य की पंक्तियों में एक ही शब्द होता है और उस शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ चिपके हुए होते हैं वाक्य के अंदर, तो वहां पे होता है आपका श्लेष अलंकार। इसमें मैंने बताया आपको कौन सा आपका वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। तो 19 क्वेश्चन है कि शासकीय पत्र में, सरकारी पत्र में पत्र संख्या के नीचे, पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा थर्ड वाला, प्रेषक पदाधिकारी का नाम व पदनाम। अगर इसके प्रारूप की बात करें तो आपको पता है प्रेषक ऊपर लिखा जाता है ना, भेजने वाला, उसके नीचे ठीक नीचे उसका नाम होता है, पद होता है और शासकीय पता उसका, शासकीय पता। तो यहाँ की बात करें दाई तरफ ऊपर, तो यहाँ पे पत्र नंबर आता है, पत्रांक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इसके ठीक नीचे आता है बस सेवा में, सेवा में पद, शासकीय उसका पता आ जाएगा, और अनुभाग यहाँ पे आ जाता है, उसके ठीक नीचे अनुभाग आ जाएगा, और फिर जो आपका विषय होता है, किस विषय संबंधित पत्र लिखा जा रहा है वो आ जाएगा, ठीक है। उसके ठीक नीचे आ जाएगा महोदय करके, जो भी आपकी विषय वस्तु है, जो आपका पत्राचार है, किस विषय के लिए लिखा जा रहा है ना, उसके संबंध क्या है। तो यहाँ पे पूछ रहा है वो पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर, तो पत्र संख्या के नीचे नीचे बाईं ओर, बाईं ओर क्या आता है आपका, तो प्रेषक पदाधिकारी, है ना, प्रेषक पदाधिकारी नाम व पदनाम होता है। पत्रांक सबसे ऊपर होता है दाईं तरफ, उसके नीचे बाईं तरफ पूछ रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा क्या, थर्ड वाला, प्रेषक पदाधिकारी का नाम व पदनाम, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 क्वेश्चन है कि विवाह विच्छेद की त्रासदी में पिस रहे बच्चों के केंद्र में रखकर लिखा गया मन्नू भंडारी का उपन्यास कौन सा है। 1 इंच मुस्कान, आपका बंटी, महाभोज है, एक कहानी है। तो इसका आंसर है आपका बंटी, आंसर हो जाएगा सेकंड बार। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्वेश्चन है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से संबंधित असंगत कथन का चयन करना है। पहला है कि संस्थान की स्थापना 14 नवंबर 1965 को हुई थी, ठीक है। सेकंड है कि इसके प्रथम प्रधानाचार्य ब्रिगेडियर बुद्धि सिंह थे, ये आपका गलत हो जाएगा। थर्ड है इसका जो आपका मूल मंत्र है साहसे श्री प्रति बसती, बसीत नहीं है बसती है, ता पर मात्रा ना की, ठीक, गलत हो जाएगा आपका सेकंड वाला। चलिए आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है, मैचिंग करना आपको, है ना। संस्थान दे रखे हैं, नदियां नहीं, ये हो जाएगा स्थान, वो आप यहाँ पे आपके स्थापित।
अगर इसकी बात करें जोनल एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम, तो वो देहरादून में है, देहरादून में हो जाएगा। राजभूंगा किला, राजभूंगा किला आपको पता है सोमचंद ने बनाया था, चंद राजा, वो चंपावत में था, जो प्रथम राजा हुआ हमारा। ये प्रस्तावित है ना, ये क्या है आपका प्रस्तावित है, याद रखेंगे। थर्ड, मिट्टी संग्रहालय, राज्य का प्रथम मिट्टी संग्रहालय, तो मिट्टी संग्रहालय आपका हल्द्वानी में, ठीक है, हल्द्वानी में। पहाड़ी संग्रहालय आपका एक ही बचा है, वो पीछे हो जाएगा। तो आमने सामने आंसर हो रहे 1 2 3 4, तो सेकंड वाला हो जाएगा इसका आंसर 1 2 3 4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है कि पलेठी का सूर्य मंदिर, उत्तराखंड में बहुत सारे सूर्य मंदिर है, उसमें से एक मंदिर दे रखा है पलेठी, तो इसके संस्थापक कौन थे? नरपति, कल्याण वर्मन, द्वितीय वर्मन या विष्णु वर्मन द्वितीय? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका कल्याण वर्मन, ठीक है, कल्याण वर्मन। इसके साथ कुछ और भी आपके मंदिर हैं, प्रमुख मंदिर, जैसे नोट डाउन कर लेते हैं। एक है आपका मढ़ का सूर्य मंदिर, ठीक है, मढ़ का सूर्य मंदिर, ये पड़ता है हमारा पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़। एक पड़ेगा कुलसारी का सूर्य मंदिर, कुलसारी का, ठीक है, कुलसारी का सूर्य मंदिर, ये पड़ेगा आपका चमोली, चमोली में। एक पड़ता है भटवाड़ी का सूर्य मंदिर, भटवाड़ी का सूर्य मंदिर, ये पड़ेगा आपका उत्तर काशी में। एक है मंजियाली का सूर्य मंदिर, मंजियाली का सूर्य मंदिर। मंजियाली सूर्य मंदिर की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट है, पुष्पक शैली में है, एक पॉइंट तो ये है इसका, ये पुष्पक शैली में है, रवाई घाटी में, मतलब उत्तरकाशी में है ये मंदिर, रवाई घाटी उत्तरकाशी में है। और किस नदी के किनारे है? ये पूछता है कमल नदी के तट पे, जैसे कमल घाट आप कहते हैं, यमुना की सहायक है और नौगांव उत्तरकाशी में मिलती है यमुना में, कमल नदी, ठीक है, कमल नदी है, कमल घाट नदी, ठीक। एक अगला जो सूर्य मंदिर है वो खेती खान का सूर्य मंदिर है, खेती खान का सूर्य मंदिर, ये लोहाघाट चंपावत में पड़ता है। यहाँ पे एक उत्सव होता है, दीप महोत्सव, है ना, दीप या दीप महोत्सव। एक है पलेठी का सूर्य मंदिर, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा हो, पलेठी का सूर्य मंदिर, तो ये जो है देवप्रयाग में पड़ता है, देवप्रयाग, और फासणा शैली में, किस शैली में? फासणा शैली में। अगर घाटी पूछे तो लुलेरा गुलेरा घाटी, लुलेरा गुलेरा घाटी, है ना। और इसके शिलापट में, इस मंदिर के शिलापट में कल्याण वर्मन, कल्याण वर्मन व आदि वर्मन, आदि वर्मन का ब्राह्मी लिपि में, का ब्राह्मी लिपि में लेख मिलता है, लेख मिलता है, ठीक है। तो ये मैंने सारे इंपॉर्टेंट जो है और भी मंदिर है वैसे, लेकिन मुख्य मुख्य लिखा है मैंने, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 क्वेश्चन है, अशोक चल, अशोक चल का जो राज्य है 3 चक्रों में विभक्त था, है ना, 3 चक्रों में विभक्त था। उसमें से कौन सा एक चक्र नहीं है ना, कौन सा एक भाग नहीं था उसके शासन में, वो बताना है। कमादेश, बैराग, केदार भूमि, असम, तो आंसर हो जाएगा आपका असम, ठीक है, असम हो जाएगा। अशोक चल था कौन? अशोक चल आपका दुलू प्रदेश का निवासी था, कहाँ का था? दुलू प्रदेश, और दुलू प्रदेश पड़ता है आपका पश्चिमी नेपाल में, जो कुमाऊं से लगता हुआ क्षेत्र हो जाएगा। तो पश्चिमी नेपाल का दुलू प्रदेश का आपका ये निवासी था अशोक चल। कहते हैं कि 1191 में, है ना, 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में इसने कुमाऊं पर आक्रमण किया था। और उस समय जो कुमाऊं का राजा था कौन था भाई? वीर चंद था। कौन था? वीर चंद था, ठीक। अशोक चल के बाद जो नेपाल में दुलू प्रदेश का जो राजा बनता है था काचल्लदेव, है ना, क्राचल्लदेव, वो भी 1223 में 13वीं शताब्दी में उत्तराखंड पर आक्रमण करता है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आंसर आपका क्या है भाई? चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्वेश्चन है कि किसचंद राजा ने जजिया करके समान व्यक्ति का लगाया था टैक्स, व्यक्ति का जजिया करके समान, लक्ष्मी, बाज, उद्योत, कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बाज बहादुर चंद, ठीक है, बाज बहादुर चंद। बाकी अगर लक्ष्मी चंद की बात करें, कुछ इसके फैक्ट देखते हैं हम। इसका ताम्रपत्र है मूनाकोट, मूनाकोट ताम्रपत्र, मूनाकोट ताम्रपत्र, ठीक है, और करों से संबंधित है। चंद्र शासन काल में जितने कर लगाए गए उनका वर्णन मूनाकोट ताम्रपत्र में है। इसे लखुली विराली भी कहा, लक्ष्मीचंद को लखुली विराली, ये भी आपने नाम पढ़ा होगा, लखुली विराली। कहते हैं गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया, इसमें 7 बार हारा था। 8वें आक्रमण में, 8वें आक्रमण में मानसा के सेनापति खतर सिंह मारा गया,
8वें आक्रमण में गढ़वाल का राजा मानसार सेनापति खतर सिंह मारा गया था। 7 हाथ के बाद 8वीं छोटी जीत के उपलक्ष्य में आज भी कहते हैं कि कुमाऊं में खतड़वा उत्सव मनाया जाता है। खतड़वा उत्सव मनाया जाता है। ठीक, 2 कचहरी से बनवाई थी, न्यू वाली और विस्तार। न्यू वाली और विस्तार, यह कचहरी के नाम। ठीक, 2 कर लगाए थे, जोलिया और सिरती। जोलिया और सिरती कर, इंपॉर्टेंट कर है, सिरती कर, जोलिया और सिरती कर इसने लगाए थे। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 1602। बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 1602 में इसने कराया। 1602 में इसने कराया था। ठीक, अगर उद्योग चंद की बात करें तो इसके कुछ सेनापति हैं। सेनापति की अगर बात करें, 3 सेनापति हैं इसके। शिरोमणि जोशी, शिरोमणि जोशी हैं पहले, मैसी साहू, मैसी साहू और हीरू देवुआ। हीरू देवुआ, इसने मल्ला महल और रंग महल बनवाए। मल्ला महल और रंग महल का निर्माता भी आपका यही है। और डोटी पर आक्रमण करने वाला दूसरा चंद नरेश है। पहला कौन था? भारती चंद। जब इसने डोटी पर आक्रमण करा था तो यहाँ का राजा कौन था? देवपाल। ठीक है, देवपाल। तो ये सारे फैक्ट भी आप नोट डाउन कर लेंगे। क्या क्या बताया मैंने लक्ष्मीचंद के बारे में? भाई मूनापुर तामपत्र है जो करों से संबंधित है। लकुली बिरारी कहते हैं, डिगी बिल्ली कहते हैं इसको। गढ़वाल पर 7 आक्रमण किए है। इस समय गढ़वाल का आपका मानशाह था, कहते 7 आक्रमण में हारा था। 8वें आक्रमण में गढ़वाल के राजा मानशाह का सेनापति खतर सिंह मारा गया था और उस जीत के उपलक्ष्य में जो है गढ़वाल में खतड़वा उत्सव मनाया गया। ठीक, नेवाली विशाली 2 कचहरियां इसकी, जूरी सिरती कर लगाया इसने। और बागनाथ मंदिर जो है इसका जीर्णोद्धार 1602 में कराया। उद्योग चंद के बारे में क्या है? सेनापति 3 है, शिरोमणि जोशी, मैसी साहू, हीरू देवुआ, मल्ला महल और रंगमहल बनवाया है। और डोटी आक्रमण करने वाला दूसरा चंद नरेश है, पहला भारती चंद है। जब इसने डोटी आक्रमण करा था उस समय राजा कौन था? भाई देवपाल। ठीक है, देवपाल था। ठीक, चल अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि हरिदास शास्त्री, हरिदास शास्त्री देवालय का अधीक्षक पद पर किसके शासनकाल में नियुक्त है ना? भवानी, सुदर्शन, प्रताप या कीर्तिशाह। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, आगे क्वेश्चन पूछा था। हरिदास शास्त्री की बात हो रही है तो वो हो जाएंगे आपके सुदर्शन शाह के काल। ठीक है, सेकंड वाला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। 27 क्वेश्चन है कि कुमाऊं कमिश्नर जॉर्ज हैलेट बेटन के कार्यकाल के दौरान कुमाऊं कमिश्नर का कार्यालय जो है अल्मोड़ा से नैनीताल कब स्थानांतरित किया गया, कब बदला गया? 1850, 55, 57 या आपका 60। तो इसका आंसर है 1855। सेकंड वाला हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 28। 28 क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन है कि राज्य के प्रशासनिक स्वरूप से संबंधित विकल्पों का सही मिलान करना है। ठीक है, नगर पालिका, नगर पंचायत, विधानसभा सीटें, नगर निगम, आपको इसमें मैच करना है। ठीक है, अगर विधानसभा सीटें की बात करें 70 है, आपको पता ही है। नगर निगम अब आपके 11 हैं। ठीक है, 11 हो जाएंगे, तो तीसरा चौथा इसमें आ रहा है। बाकी नगर पालिका जो है 43, नगर पंचायत 46 है। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाला हो जाएगा इसका आंसर। 29 क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में अंतरिम विधानसभा के सदस्यों से संबंधित असंगत कथन का आपको चयन करना है। ठीक है, गलत बताना है आपको। तो यहाँ पे निर्वाचन, ठीक है भाई, सदस्य यहाँ पे, भाई सदस्य तो आपके ये है ना, सदस्य आपके ये है। निर्वाचन क्षेत्र क्या है? निर्वाचन क्षेत्र आपके यहाँ लिखे, आपको गलत बताना है। 4 नाम दे रखे, तो इसमें जो गलत है वो है आपका तिलक राज बेहट, है ना? तो ये मसूरी से नहीं थे, ये थे आपके हल्द्वानी से। ठीक, मसूरी से जो थे वो थे आपके राजेंद्र सिंह। ठीक है ना, वो थे आपके राजेंद्र सिंह। इसका आंसर हो जाएगा 29 का चौथा हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, असंगत कथन का चयन करना है आपको। पहला कथन क्या है? उत्तराखंड सरकार ने 25 अगस्त 2017 में ग्रामीण विकास और पलायन आयोग का गठन किया। 17 में, बिल्कुल ठीक है। सेकंड, पलायन आयोग का वर्तमान मुख्यालय देहरादून में है। भाई मुख्यालय आपका पौड़ी में। ठीक है, सेकंड वाला गलत हो जाएगा, आंसर सेकंड है। थर्ड देख लेते हैं, पलायन आयोग द्वारा प्रथम रिपोर्ट 2018 को जारी की गई जिसमें कहा गया था सर्वाधिक पलायन आपका पौड़ी से हुआ, ये भी ठीक है। चौथा, आयोग के अनुसार सर्वाधिक पलायन जो है पौड़ी से हुआ है। चौथा ऑप्शन ये भी आपका बिल्कुल क्या है, ठीक है। ठीक है, तो आंसर कैसा? सेकंड वाला, मुख्यालय देहरादून लिखा है जबकि मुख्यालय आपका है पौड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31।
क्वेश्चन नंबर 30, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि उत्तराखंड ईंधन सखी योजना की शुरुआत, ईंधन सखी योजना की शुरुआत कब की गई थी, कब की गई थी? ठीक है, ठीक है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो 2023, आंसर हो जाएगा 15 दिसंबर 2023, है ना। इसके कुछ और फैक्ट देखते हैं। इसका जो उद्देश्य है मिनी गेज, इसका जो उद्देश्य है वो है आपका मिनी गैस एजेंसी के माध्यम से, एजेंसी के माध्यम से पहाड़ी इलाकों में, सुदूर पहाड़ी इलाकों, सुदूर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को रसोई गैस सिलेंडर की रिफिलिंग की समस्या का समाधान किया जाए, किस समस्या का समाधान किया जाए। ठीक, और एचपी कंपनी द्वारा, एक ये पॉइंट भी याद रखेंगे, एचपी कंपनी द्वारा 4 जनपदों पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे आपका शुरू किया गया है ना। तो इसका आंसर क्या आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। 32 क्वेश्चन है कि तराई क्षेत्र से संबंधित असंगत कथन का आपको चयन करना है। गलत आपका क्या है? पहला है तराई क्षेत्र का निर्माण मोटे कणों वाली अवसादी चट्टानों से हुआ है। मोटे कणों वाली, भाई मोटे कणों वाली अवसादी चट्टान से नहीं है, तराई में आके महीन कण है, ठीक है, तो ये भी आपका गलत होगा। ठीक है, पहला। सेकंड देखते हैं, इस क्षेत्र में धान व गन्ने की उत्पादकता अधिक है। बिल्कुल, तराई क्षेत्र में पानी का दिखता है, तो पानी चाहने वाली जो फसल है जिनको पानी अधिक चाहिए होता है, धान व गन्ना यहाँ पे उगाया जाता है, अधिकता है, ठीक है। थर्ड, तराई क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय जलवायु मिलती है, यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे मिलता है आपका सब ट्रॉपिकल, उपोष्ण कटिबंध जलवायु मिलती है। थर्ड। चौथा क्या है कि पौड़ी, नैनीताल व उधम सिंह नगर का अधिकांश क्षेत्र इसमें आता है, ये आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपको गलत बताना था, गलत हो जाएगा आपका, गलत आपका फर्स्ट वाला भी हो रहा है और थर्ड वाला भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। 33 क्वेश्चन क्या है, सिल 11 सुरंग, सिल 11 सुरंग जांच कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? शांतनु सरकार, विमल कुमार, शांति ठाकुर या विनय कुमार? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला, ठीक है, पहला वाला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। 34 है कि भागीरथी नदी, भागीरथी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है ना? विलंगना, बाणगंगा, धर्मगंगा, कोयली। भाई भागीरथी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, अगर सहायक नदियों की बात करूं तो एक ही सहायक नदी इसमें दे रखी है, विलंगना, और यही सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर बाणगंगा और धर्मगंगा की बात करें तो विलंगना की सहायक है, ये दोनों किसकी है? विलंगना की सहायक है। और इसमें एक मेदगंगा भी आती है, बालगंगा, धर्मगंगा और एक दूध गंगा भी विलंगना की ही सहायक, ठीक है, विलंगना की, ठीक, विलंगना की आपकी 4 सहायक नदी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर पहला। हाँ, इसमें एक पॉइंट मैं और बताऊँ आपको, बालगंगा और धर्मगंगा, बालगंगा और धर्मगंगा के संगम पर टिहरी का बूढ़ा केदार मंदिर, महादेव जी का बूढ़ा केदार मंदिर भी, ठीक है, बालगंगा धर्मगंगा के संगम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्वेश्चन है कि उत्तरकाशी के आराकोट में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? आराकोट में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? मोनाघाट, पावन नदी, या आपका यमुना या कुनीघाट? तो इसका आंसर है आपका पावर, है ना, ये वही पावर नदी जो हिमाचल की रिवर है। और उत्तरकाशी में जो है, उत्तरकाशी में टोंस नदी में आपका देहरादून, उत्तरकाशी बॉर्डर देहरादून, आपका ट्यूनी में, ट्यूनी में टोंस नदी में ये मिलती है, टोंस और पावर का संगम आपका ट्यूनी है, ठीक। इसका आंसर क्या होगा आपका? सेकंड वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 36 है कि निम्नलिखित शब्दावली को सही सुमेलित कर सामने दिए गए कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना, ठीक है। इसमें कुछ शब्द दे रखे हैं, इसका अर्थ आपको बताना क्या होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं गदना की, गदना, तो गदना होता है आपका एक पहाड़ी नाला, ठीक है, पहाड़ी नाला हो जाएगा। छोया, छोया का मतलब क्या होता है? छोया होता है आपका बरसाती पानी का, जो आपका पानी का स्रोत, बरसाती पानी का स्रोत, ठीक है। बंधार की बात करें, बंधार होता है आपका, बंधार होता है पानी की धार जो मकान के छत से टपकती है ना, वो हो जाएगा आपका बंधार। एक है आपका मंगरा, तो मंगरा हो जाएगा आपका पानी का प्राकृतिक जल स्रोत। तो ये हो रहा है आंसर
1 3 2 4, 1 3 2 4 दूसरा वाला आंसर हो जाएगा, इसका दूसरा हो जाएगा 36 का दूसरा ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37। ठीक है, 37 क्वेश्चन देखते हैं कि किस बांध का डिजाइन जो है हेनरी एशर्ट द्वारा किया गया है। हेनरी एशर्ट द्वारा किया गया, विक्टोरिया, भालू, गौरी या छतरा। इसका आंसर आपका कौन सा, विक्टोरिया बांध। ठीक है, विक्टोरिया बांध। इसको जो है इसके बारे में कुछ और फैक्ट हम देखते हैं 37वें का क्या क्या है। अगर विक्टोरिया बांध की बात करें तो ये आपका भीमताल, भीमताल में है, इसलिए इसको भीमताल बांध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बाकी इसका जो एक पॉइंट ऊपर लिखा है कि 1882 में किसने डिजाइन इसको किया था। अगर भालू बांध की बात करें तो आपका रानीखेत में पड़ेगा, गौरी डैम चंपावत में है, छतरा बांध आपका टोंस नदी पड़ेगा। ठीक है, टोंस नदी। तो इसका आंसर क्या बताया मैंने, पहला वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 क्वेश्चन है कि राज्य में गन्ना गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1980 में कहाँ की गई थी। गन्ना काशीपुर, रायपुर, पंतनगर और हल्द्वानी। इसका आंसर हो जाएगा आपका काशीपुर ना, वही काशीपुर जो उधम सिंह नगर में ढेला नदी के किनारे, ढेला रिवर के किनारे। ढेला रिवर आपके पश्चिमी राम काफी सहायक। ठीक, रायपुर तो पड़ता नहीं उत्तराखंड में, पंतनगर उधम सिंह नगर में, हल्द्वानी गौला नदी के तट पे है, गौला नदी की जीवन रेखा, सॉरी हल्द्वानी की जीवन रेखा गौला नदी को भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या आपका पहला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि लघु हिमालय में बजून खुरपाताल नैनीताल में, ये क्षेत्र किस खनिज के भंडार हेतु जो है विख्यात है। बजून खुरपाताल, तो इसका जो आंसर है वो आपका डोलोमाइट। ठीक है, डोलोमाइट। बाकी अगर इसकी बात करें मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट खनिज की उत्तराखंड के झिरौली क्षेत्र पड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है झिरौली, झिरौली क्षेत्र पड़ता है और ये पड़ता है झिरौली अल्मोड़ा। ठीक है, ये आपका अल्मोड़ा में आएगा। और चंडाक एक पड़ता है, चंडाक क्षेत्र, चंडाक पड़ता है आपका पिथौरागढ़, पिथौरागढ़। ठीक, चंडाक पड़ता है आपका पिथौरागढ़ क्षेत्र में। अगर एस्बेस्टास की बात करें तो कांधेरा, कांधेरा क्षेत्र पड़ता है पौड़ी में, पौड़ी में। और आपका हाँ कांधेरा, इसमें एक इंपॉर्टेंट कांधेरा ही बताऊंगा खाली अभी, इसमें एस्बेस्टास में आपका कांधेरा ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्वेश्चन है कि लघु हिमालय के बजून खुरपाताल क्षेत्र किस खनिज के भंडार हेतु विख्यात। ठीक है, बजून खुरपाताल, तो इसका आंसर है आपका डोलोमाइट। ठीक है, डोलोमाइट। बाकी इसके बारे में कुछ और फैक्ट देखते हैं, जैसे मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट का उत्तराखंड जो क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से अल्मोड़ा का एक झिरौली क्षेत्र है, अल्मोड़ा का एक झिरौली क्षेत्र है। और पिथौरागढ़ का है चंडाक क्षेत्र, चंडाक क्षेत्र आपका पिथौरागढ़। ठीक, एस्बेस्टॉस की अगर बात करें तो इसमें एक क्षेत्र है आपका कांधेरा, पौड़ी का आपका कांधेरा, पौड़ी का कांधेरा। सेल खड़ी की बात करें जिसको सोप स्टोन भी कहते हैं, तो इसमें एक पड़ता है क्षेत्र बिरखाल, मौलगढ़, मौलगढ़ और सोराग, सोराग। और ये सारे पड़ते हैं आगे बागेश्वर, कहाँ पढ़ेंगे, बागेश्वर में। इसके साथ ही मसूरी का एक है कियारकुली, कियारकुली और महागांव, कियारकुली और महागांव। ठीक है, ये पड़ेगा मसूरी में, ये भी आपका सेल खड़ी के लिए आपका दिखा। ठीक है, तो भी याद तो ये भी आप याद रखेंगे, तो मैंने पॉइंट बताए। ठीक है, मैग्नीसाइट के, एस्बेस्टॉस के और आपकी सेल खड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 की सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों में नैनीताल का स्थान कौन सा है। नैनीताल का स्थान कौन सा है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4। नैनीताल का स्थान कौन सा होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला। ठीक है, नैनीताल का स्थान कौन सा है आपका, दूसरा है। अगर साक्षरता में घटता हुआ क्रम से पूछे उत्तराखंड के जिले साक्षरता में घटते हुए क्रम में आपके कौन से हैं, तो सबसे पहले तो आपका देहरादून आता है ना, फिर आपका नैनीताल आ जाएगा, फिर आपका चमोली आएगा, फिर आएगा पिथौरागढ़। ठीक है, फिर आएगा पिथौरागढ़। अगर बात करें पुरुष साक्षरता, सबसे ज्यादा और सबसे कम कहाँ है, सबसे ज्यादा तो रुद्रप्रयाग में, और सबसे जो कम है वो आपका हरिद्वार। पुरुष साक्षरता की बात करें सबसे ज्यादा हरिद्वार, सबसे कम
आपका सबसे ज्यादा रुद्रप्रयाग और सबसे कम हरिद्वार। अगर महिला साक्षरता की बात करें, महिला साक्षरता सबसे ज्यादा है आपका देहरादून में और सबसे कम है आपकी उत्तरकाशी में, जो आप पर्वतीय एक जिला है। ठीक है, देहरादून और उत्तरकाशी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्वेश्चन है कि हिंडोला व मस्तानी चित्र का संबंध किस चित्रकार से? मौलाराम, हीरालाल, ज्वालाराम या माणकू? सभी चित्रकार भी है ना, तो इसका आंसर है आपका मौलाराम। आंसर हो जाएगा आपका मौलाराम। अगर मौलाराम की एक रचना की अगर बात करूं तो इसकी एक पुस्तक का आप नाम याद रखेंगे, वो है आपका गढ़ गीता संग्राम। गढ़ गीता संग्राम। ठीक, एक और बुक है इनकी गढ़ राजवंश। गढ़ राजवंश ब्रज भाषा की श्रेष्ठ रचना कहते हैं इसको, ब्रज भाषा में है और ये ब्रज भाषा की एक श्रेष्ठ रचना। ठीक है, श्रेष्ठ रचना हो जाएगा। इनका एक चित्र है मयंक मुखी, मयंक मुखी जो प्रौढ़ काल का चित्र है। ठीक है, आयोग ने क्वेश्चन एक बार पूछा भी था, प्रौढ़ काल का चित्र मयंक मुखी। और जो मोर प्रिय है, मोर प्रिय, मोर प्रिय आपका आरंभिक अवस्था, आरंभिक अवस्था का एक चित्र है मोर प्रिय। ठीक, मौलाराम के चित्रों को, मौलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने में जो प्रमुख योगदान है किस व्यक्ति का है? प्रसिद्धि दिलाने में जो प्रमुख योगदान है वो है हमारे बैरिस्टर, एक ही बैरिस्टर है हमारे उत्तराखंड, बैरिस्टर मुकुंदीलाल, बैरिस्टर मुकुंदीलाल। एक इनकी एक बुक और है, एक बुक और है जो नेपाल के नरेश रण बहादुर शाह के ऊपर लिखी गई है और इसलिए उस बुक का नाम भी क्या मिलता है? रण बहादुर चंद्रिका, है ना, रण बहादुर चंद्रिका। ये वही रण बहादुर शाह है 1790 में जब कुमाऊं पर आक्रमण हुआ था, उस समय नेपाल के राजा आपके रण बहादुर शाही थे। ठीक, तो ये सारे फैक्ट भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सही सुमेलित कर नीचे दिए कोड के माध्यम से सही आपका मिलान करना है ना। गीत दे रखे हैं, सामने दे रखा है, उसका विषय क्या है, विषय क्या है? तो अगर हुड़की बोल की बात करें तो आपका कृषि संबंधी गीत है, कृषि संबंधी गीत है आपका। भांटा सांटा की बात करें तो भांटा सांटा एक मनोरंजनात्मक आपके गीत हो जाएगा। झुमेलो की बात करें तो झुमेलो झुमेलो आपका प्रणय प्रसंग है और बाजूबंद है आपका प्रणय संवाद आपको देते हैं। तो 3-1 3-1-4-2 3-1-4-2। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि प्रत्येक शुभ कार्य को प्रारंभ करते समय ढोल के किस ताल की प्रस्तुति दी जाती है? बात शुभ कार्य की हो गया, शुभ कार्य करते समय या प्रारंभ करने से पहले। नौबत, बढ़ै, रहमानी आपका निमित्ती ताल। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बढ़े ताल। ठीक है, बढ़े ताल। और आपको पता है उत्तराखंड का जो राज्य वाद्य यंत्र है वो आपका ढोल ही है ना, सरकार ने घोषित कर रखा है। और इसके साथ कुछ जो और फैक्ट हैं, जैसे कुछ तालों के अन्य नाम भी हैं, जो ताल होते हैं तालों के अन्य नाम, जैसे इसमें नौबत या निमती आता है, नौबत या निमती ताल, नौबत या निमती ताल, रहमानी जो लिखा हुआ ही है ना, रहमानी के साथ क्या आता है? बढ़े ताल, इसके बारे में लिखा हुआ है। अगर नौबत ताल की बात करें, नौबत ताल की बात करें तो ये रात्रि के अंतिम पहर में, रात्रि के अंतिम पहर में मंगल उत्सव में बजाया, मंगल उत्सव में आपका ये बजाया जाता है। ठीक, राज्य में ढोल सागर के, राज्य में ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में जिन्हें जाना जाता है वो कौन है? उत्तम दास जी। ठीक, उत्तम दास जी। साथ ही साथ एक ढोल सागर नाम की पुस्तक भी है, ढोल सागर नाम की पुस्तक भी है। और ये ढोल सागर जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी केशव दास अनुरागी। क्या आंसर है? केशव दास अनुरागी, केशव दास अनुरागी। और ढोल को राज्यवाद, ढोल को राज्य वाद्य यंत्र के रूप में कब शामिल किया गया था? 2015 में, है ना। ढोल को राज्य वाद्य यंत्र, ढोल को राज्य वाद्य यंत्र के रूप में, राज्य प्रतीक चिन्हों में कब शामिल किया गया? 2015 में। तो ये सारे फैक्ट भी आप याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्वेश्चन है कि भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहलवाने में मुख्य भूमिका किस जनजाति की है ना। ठीक है, इसका आंसर है भोटिया, है ना, भोटिया, जो मुख्य रूप से
पिथौरागढ़ में निवास करती है, साथ ही साथ उत्तरकाशी, चमोली जनपद में सीमावर्ती जनपद है, वहां भी निवास करती है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि घटता हुआ क्रम क्या है भाई जनजातियों का, संख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार घटता हुआ क्रम क्या है, तो सबसे पहले जो जनसंख्या सबसे ज्यादा है वो है आपकी थारू जनजाति की। पहले जौनसारी थी, अब थारू हो गई, ठीक है। फिर आएगा आपका जौनसारी का, फिर आएगा बोक्सा या बुक्सा, ठीक है। फिर आएगा आपका भोटिया का नंबर, चौथे नंबर पे आती है भोटिया, और फिर आएगा आपका राजी, फिर आपका राजी। अगर थारू की बात करें, ये मुख्य रूप से उधम सिंह नगर के निवासी है, उधम सिंह नगर में निवासी इनका। जौनसारी की बात करें देवरू, बुक्सा की बात करें यूएसएन, भोटिया की बात करें पिथौरागढ़, और राज्य की बात करें तो ये भी आपका है पिथौरागढ़ में, ठीक है, पिथौरागढ़। तो उत्तराखंड की सबसे ज्यादा जनसंख्या आपकी इसकी है, या आपका थारू की, कुमाऊं की भी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति थारू हो जाएगी। गढ़वाल की सबसे अधिक जनसंख्या अगर पूछेगा तो किस जनजाति की, गढ़वाल, क्योंकि देहरादून की बात हो रही है तो वो आपका जौनसारी हो जाएगा, ठीक है। अगर महाहिमालय में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति पूछे आपसे तो वो आंसर होता है आपका भोटिया, ठीक है, महाहिमालय में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 कि मार्शा बोली, क्वेश्चन है कि मार्शा बोली की शब्दावली में बहु के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, आना, नमस्या, आपाया, तो इसका आंसर याद रखेंगे आप, नमस्या शब्दावली से क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 है कि होंगड़, गोटरे, ढलिया और मोर किस जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं, थारू, बोक्सा, भोटिया या रांची। तो ये सारे जो प्रमुख त्योहार हैं वो है हमारे बोक्सा जनजाति से संबंधित, जो मुख्य रूप से आपकी उधम सिंह नगर जनपद में निवास करती है। इससे संबंधित कुछ और फैक्ट देखें हम। सबसे पहले तो मैंने बताया दिया यूएसएन की निवासी है प्रमुख रूप से, है ना। अगला, धारानगर के राजा जगत देव की वंशज कहलाते हैं, इसकी जगत देव, धारानगर के राजा जगत देव की आपके वंशज ये आपकी कहलाते हैं, ठीक है। इसमें एक विवाह प्रथा मनाई जाती है इनके पास, बैठान विवाह प्रथा, बैठान विवाह प्रथा, और ये 5 गोत्रों में विभाजित होती है, 5 गोत्रों में। क्या क्या नाम है, यदुवंशी, राजवंशी, पंवार, पतराजा और तनवार। एक है आपका तनवार, ठीक है। अगर देवी देवताओं की बात करें तो चामुंडा देवी याद रख सकते हैं, इनकी देवी है प्रमुख रूप से चामुंडा देवी। साकरिया देवता, एक है साकरिया देवता, फिर ग्राम खेड़ी, और है हमारे हुलका व ज्वाल्पा देवी, और भूमसेन देवता, एक है भूमसेन देवता, ठीक। ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 कि बद्रीनाथ मंदिर से संबंधित इन कथनों विचार करके आपको सत्य कथनों का चयन करना है, ठीक है। पहला है बद्रीनाथ के मुख्य रूप से 3 भाग हैं, ये भी ठीक है। बद्रीनाथ का द्वार शंकुधारी शैली में बना हुआ है, ये भी ठीक है। थर्ड, बद्रीनाथ भगवान की आरती दौलत सिंह बड़वाल जी ने लिखी थी, ये गलत है, दौलत सिंह नहीं, यहाँ पर धन सिंह बड़वाल है, धन सिंह बड़वाल। चौथा, इस मंदिर की शीतकालीन पूजा सोमेश्वर देवालय होती है, सोमेश्वर देवालय में होती है, भी आपका क्या है गलत, क्योंकि यमुनोत्री मंदिर की होती है सोमेश्वर देवालय। तो तीसरा और चौथा गलत है, सही हो जाएगा पहला और दूसरा। तो आंसर क्या होगा आपका, थर्ड वाला, आंसर होगा थर्ड वाला, ठीक। इससे कुछ और क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, जैसे आपका इन 2 पर्वतों के बीच में यहाँ पे नर नारायण पर्वतों के बीच में आपका बद्रीनाथ आपका मंदिर, ठीक है। और पुराणों में इसको किस नामों से जाना जाता है, पुराणों में योग सिद्धा भी कहते हैं, मुक्ति प्रदा, बद्रिकाश्रम, बद्रीवन, सारस्वत तीर्थ और विशाला नामों से इसको जाना जाता है। इसके साथ ही अगर भव्य मंदिर जो बनाया था वो बनवाया था आपका कत्यूरों ने, पाया था कि कत्यूरों ने भव्य मंदिर का निर्माण किया था। और भूमि दान इस मंदिर के हेतु जो है किस राजा ने दी थी, वो दी थी पद्मदेव। पुनर्निर्माण किस राजा ने कराया था, पुनर्निर्माण करवाया था अजय पाल है, जो आपका
पंवार वंश का 37वां आपका राजा था। और आधुनिक मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था भाई? आधुनिक मंदिर का जीर्णोद्धार, तो वो नाम आता है दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया। बाकी इस मंदिर के 3 भाग हैं, गर्भगृह, मंडप और सिंह द्वार। गर्भगृह, मंडप और सिंह द्वार। ठीक, ये सारे फैक्ट भी आप याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि आपका किस तिथि को आए भूस्खलन से नैना देवी मंदिर को काफी क्षति पहुंची थी। इसके बाद मंदिर का निर्माण 1882 में पुनः स्थापना करके किया गया। क्षति कब पहुंची थी? जब भूस्खलन आया, वो आया था आपको 1880 में, है ना। बहुत ही भयंकर भूस्खलन था, लैंडस्लाइड 1880 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 क्वेश्चन है नंदा देवी राजा से संबंधित कि 20वीं सदी की पहली नंदा राजा यात्रा कब हुई थी? 1915, 5, 10 या 30। इसका जो आंसर है वो जाएगा आपका 1905 में। ठीक है, 1905 में। बाकी आपको पता है कि 12 वर्षों में आयोजित होने वाली एक तरह से आपकी यात्रा होती है ना। और नौटी कासवा गांव से, नौटी कासवा गांव से लेके होमकुंड तक आयोजित होती है। पूरी तरह से चमोली में आयोजित होती है। कितने किलोमीटर की होगी? लगभग 280 किलोमीटर की यात्रा, तो लगभग 19 से 20 दिन में ही होती है पूरी। कितने? 19 से 20 दिन में आपकी हो जाएगी पूरी। एक इसमें पड़ाव पड़ता है कुलसारी। कुलसारी जो ससुराल का प्रथम पड़ाव इसको कहते हैं। ससुराल का प्रथम पड़ाव। एक पड़ाव पड़ता है पातर नचौड़िया। इसके आगे कहते हैं कि महिलाएं यात्रा में शामिल नहीं होती हैं। ठीक है, और अंतिम पड़ाव आपको पता है क्या है? होमकुंड हो जाएगा। अंतिम पड़ाव हो जाएगा आपका होमकुंड। हर 12 वर्ष में आयोजित होती है और अंतिम बार जो आयोजित हुई थी वो हुई थी 2014 में। कब से कब तक? 18 अगस्त से 6 सितंबर 2014। इसका मतलब अब तक आयोजित होगी 26 में, अगली आयोजित होगी आपकी 2026 में। 25 चली रहे अगले वर्ष। ठीक है, ये सारे फैक्ट याद रखें। 12 वर्षों में एक बार। नौटी से आपका चमोली तक होती है होमकुंड, 280 किलोमीटर की है, 1920 दिन लगते हैं पूरी होने में। कुल सारी ससुराल का पहला पड़ाव है। पाता नचौड़िया के आगे महिला शामिल नहीं होती है। अंतिम पड़ाव आपका होमकुंड है। और अगला, और जो पिछली जो आयोजित हुई थी 2014 में हुई थी, और अगली जो आयोजित होगी वो अगले साल 2026 में आयोजित होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन है कि राज्य में आयोजित होने वाली किस यात्रा की टैगलाइन अपने गांव को तो जानो और अपने लोगों को पहचानो। तो लोगों से और एक तरह से उस गांव की, उत्तराखंड गांव की संस्कृति जानने से संबंधित एक तरह से यात्रा होती है ना। तो इसका जो आंसर है वो है अस्कोट आराकोट यात्रा। अस्कोट आराकोट यात्रा। और जो प्रथम बार आयोजित जो हुई थी, और जो अस्कोट आराकोट यात्रा है जो प्रथम बार आयोजित हुई थी वो हुई थी 25 मई 1994। किस किस के द्वारा आयोजित हुई थी? प्रमुख योगदान किस किस का था? किस किस व्यक्ति का था? शेखर पाठक। शेखर पाठक का नाम आता है, शमशेर सिंह और आपका हेमवती नंदन भाऊ। हेमवती नंदन भाऊ। और इनके जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं, इसकी वजह से इन्होंने यात्रा एक तरह से संपन्न की है ना, जिनके मार्गदर्शन से, वो आपके सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, और जो छठवीं यात्रा जो हुई थी अभी लेटेस्ट, वो हुई थी आपकी 24 में, 25 मई से 8 जुलाई 2024। और इस यात्रा की जो थीम थी वो थी आपकी स्त्रोत से संगम। थीम क्या थी? स्त्रोत से संगम। ठीक, क्या क्या हुआ? 1994 पहली बार आयोजित किसके द्वारा? शेखर पाठक, शमशेर सिंह और आपका नंदन बहुगुणा, हेमवती नंदन बहुगुणा। लेकिन प्रेरणा स्रोत कौन है 3 लोगों के यात्रा संपन्न करवाने में? इनका सबसे प्रमुख योगदान है तो आपका सुंदरलाल बहुगुणा। और अंतिम बार जो छठवीं आयोजित हुई थी वो 2024 में हुई थी, और जो टैग लाइन थी उस समय थीम थी इसकी स्त्रोत से संगम तक। ठीक, बाकी इसका आंसर मैंने आपको बता दिया सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई, है ना। 3 कथन आपको दे। पहला क्या है कि प्रीतम भरतवाण जो आपकी जागर गायक है, प्रीतम भरतवाण अमेरिका के विश्वविद्यालय में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में ढोल के विषय में पढ़ाते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला। सेकंड, 2019 में
इन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया है, ये भी ठीक। थर्ड, केंद्र सरकार द्वारा इन्हें टीबी उन्मूलन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक। तीनों हो जाएंगे ठीक, तीनों हो जाएंगे इसमें ठीक, आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है कि राज्य से संबंधित शब्दावली जो है कि बाग बट्टी क्या है भाई, खेल है या डांस फॉर्म है या आपका विवाह परंपरा या कोई नहीं। तो जो बाग बट्टी है वो है आपका प्राचीन खेल के प्रकार में हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, खेल का प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 है कि यर जीवखू पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित शब्दावली है, इसका संबंध किससे है, यर जीवखू से, ठीक। वैवाहिक परंपरा या आपका व्यापारिक परंपरा है या कृषि है, एग्रीकल्चर है या आपका कोई नहीं। इसका जो आंसर है वो है आपका पहला वाला, वैवाहिक परंपरा से, ठीक है, वैवाहिक परंपरा से संबंध है आपका यर जीवखू का, 53 का पहला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54 क्वेश्चन है कि भाई कुमाऊं क्षेत्र में मोटर यातायात की शुरुआत 1915 में एडी में किन दो स्थानों के मध्य हुई थी, काठगोदाम से हल्द्वानी, काठगोदाम से नैनीताल, काशीपुर से पंतनगर या रामनगर से ठन। तो जो इसका आंसर है वो है सेकंड वाला, काठगोदाम से नैनीताल, है ना। और इसके साथ ही कुछ और फैक्ट हैं, जैसे ट्रेल महोदय जो थे आपके कुमाऊं कमिश्नर, वास्तविक कुमाऊं कमिश्नर जो दूसरे कमिश्नर थे, इनके बारे में क्या है, इन्होंने हरिद्वार से बद्रीनाथ व केदारनाथ राजमार्गों का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था, है ना, निर्माण कार्य कराया था। एक इसमें फैक्ट है हिमालयन हाईवे के तहत जो है भाई त्यूनी से लोहा घाट तक 659 किलोमीटर सड़क का निर्माण शुरू किया गया 2005 में, ठीक है, निर्माण कार्य शुरू किया गया था। और राज्य में एक अगला फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं कि राज्य में पहली इलेक्ट्रिक बस कब और कहां से कहां चली थी, किन दो स्थानों के बीच में चली थी। तो यह देहरादून से मसूरी 9 अक्टूबर 2018 को। एक लास्ट फैक्ट देख लेते हैं, हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना 1920 में अल्मोड़ा में हुई थी, और ये की थी ललिता प्रसाद टम्टा ने। किसने? ललिता प्रसाद टम्टा, ठीक। इसके साथ मैंने कुछ और फैक्ट बता दी, थोड़े मिसलेनियस टाइप के। रेल का फैक्ट हो गया, निर्माण कार्य, हिमालयन हाईवे वाला पॉइंट हो गया, और पहली इलेक्ट्रिक बस कब चली, कहाँ चली, और हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित को सही सुमेलित कर सामने दिए गए कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है, ठीक है। इसमें आपको ऑपरेशन के नाम दे रखे हैं और वो किससे संबंधित है ऑपरेशन, वो आपके सामने दे रखे हैं। अगर मैं बात करूं ऑपरेशन नमस्ते, है ना, नमस्ते आपको पता है ये कोविड-19 से रिलेटेड है, जब सभी लोग हाथ ना मिलाते हुए नमस्ते कर रहे थे ताकि कोविड ना फैले, रुक जाए। तो इसका हो जाएगा कनेक्शन आपका सेकंड से, पहले का दूसरा। अब देखते हैं पहले का दूसरा किसमें है, देखो बी वाले में हो रहा है ना, पहले का दूसरा। अब ऑपरेशन कोहिनूर जो आपका मनोरंजनात्मक हो जाएगा, और जो ग्रीन हंट है, ऑपरेशन ग्रीन हंट का संबंध है ग्रीन, ये हो जाएगा अवैध कटान से। और ऑपरेशन नवजीवन, ये संबंध है आपका नशा, है ना, नशे को दूर करने से संबंधित। आंसर हो जाएगा इसका सेकंड वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन है कि कदमों पर विचार करना भाई। पहला क्या कह रहा है कि श्रीनगर की स्थापना 1895 में ई के पौ द्वारा की गई थी, ठीक, बिल्कुल ठीक है। सेकंड, 1512 एडी में ईस्वी में अजय पाल ने श्रीनगर में राजधानी स्थापित की थी 1512 में, 1512 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फैक्ट गलत, ठीक, क्योंकि 1512 में राजधानी आई थी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़, पौड़ी के देवलगढ़ में, ठीक है। फिर 1517 में देवलगढ़ से आई थी राजधानी श्रीनगर,
और ये किसने परिवर्तित की थी? अजय पाल ने ही की थी दोनों बार, चांदपुर से देवलगढ़ भी और देवलगढ़ से श्रीनगर भी 1517 में। तो ये तो हो जाएगा सेकंड वाला। 1796 थर्ड देखते हैं। 1796 में कैप्टन हार्डविक ने श्रीनगर की यात्रा की थी, बिल्कुल, उस समय गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह थे। चौथा, 8 सितंबर 1803 को आए भूकंप से अजय पाल का जो राजभवन है, राजप्रासाद है, वो भी ध्वस्त हो गया था, जिसमें उत्तराखंड के गढ़वाल के अधिकांश मंदिर, अधिकांश घर टूटे थे, ध्वस्त हो गए थे। तो ये भी आपका हो जाएगा ठीक। तो इसमें ठीक जो है वो है तीसरा, चौथा और पहला वाला, पहला, तीसरा, चौथा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी वाला, आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। 57 है कि राजवाक्ति परियोजना, राजवक्ति परियोजना चमोली में किस नदी पर स्थापित है? किस नदी पर स्थापित है? पिंडर, नंदाकिनी, अलकनंदा या वीरही? इसका आंसर है आपका नंदाकिनी। ठीक, ये हो जाएगी नंदाकिनी रिवर। ठीक है, नंदाकिनी के बारे में आपको पता ही, अलकनंदा की सहायक है जो कहाँ मिलती है आपकी? अलकनंदा में, नंद प्रयाग। पिंडर के बारे में आपको पता ही है, ये कर्णप्रयाग में अलकनंदा में समाहित होती है और उद्गम होता है इसका बागेश्वर का पिंडर, बागेश्वर का पिंडारी ग्लेशियर। अलकनंदा के बारे में आपको पता ही है, जो आपके चमोली के सतोपन ग्लेशियर से निकलती है, सतोपन ग्लेशियर से निकलती है। और देवप्रयाग में, कहाँ पे? देवप्रयाग में हमको पता है भागीरथी में मिलती है, भागीरथी की सहायक है ना। और यहीं पे 7 सरोवर का संगम भी कहलाता है देवप्रयाग, जिसमें 7 भागीरथी को कहते हैं और बहु अलकनंदा को कहते हैं। क्यों? क्योंकि भागीरथी बहुत ही आवाज करते हुए यहाँ पे आती है, इसलिए भागीरथी को 7। अलकनंदा बिना आवाज करते हुए आती है, मंद गति से आती है, इसलिए इसको कहते हैं बहु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। 58 है कि अल्मोड़ा शैली की रामलीला, अल्मोड़ा शैली की रामलीला की शुरुआत 1860 में बादरेश्वर मंदिर अल्मोड़ा से शुरू हुई थी। इसको प्रारंभ किसने किया था? प्रारंभ करने वाले का नाम बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। अल्मोड़ा शैली की रामलीला की शुरुआत 1860 में बादरेश्वर मंदिर अल्मोड़ा से हुई थी, जिसका प्रारंभ किया गया था। किसने प्रारंभ किया था इसको? देवीदत्त जोशी, धन सिंह, महेंद्र सिंह या जय सिंह गुनसोला? इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, देवीदत्त जोशी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। 59 है कि नीचे दिए वक्तव्य दिए गए हैं, कोट की सहायता से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, कथन पहला क्या है? जो पहला कथन है वो ये है कि सोमनाथ शर्मा 4 कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिक थे। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कारण क्या है? 1947 में इन्होंने बड़गांव लड़ा व हवाई अड्डा, जम्मू का हवाई अड्डे की रक्षा की थी। फैक्ट तो ये भी ठीक है। नीचे दे रखा है कथन कारण वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको ये देखना होगा कि हवाई अड्डे की रक्षा की थी क्या इसलिए कुमाऊं रेजिमेंट की है, ऐसा तो नहीं है ना। ये दोनों फैक्ट अलग अलग हैं, दोनों फैक्ट अलग अलग हैं, पर आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आंसर होगा इसका कौन सा वाला? बी वाला। आर और ए, तो आंसर होगा इसका बी वाला। ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि दोनों फैक्ट क्या है, ये बिल्कुल ही अलग है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60 क्वेश्चन है कि कौन सी पुस्तक शिव प्रसाद डबराल द्वारा लिखित नहीं है ना। शिव प्रसाद डबराल, इसको चारण के नाम से भी हम जानते हैं, चारण। तो इसमें कौन सी पुस्तक नहीं है? ये तीनों पुस्तक हैं शिव प्रसाद डबराल, चाहे उत्तराखंड के पशुचारक की बात हो, उत्तराखंड के भूटांतिक की बात हो, टिहरी के इतिहास की बात हो। ये जो कथाएं पहाड़ों की, ये इनकी पुस्तक नहीं है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61। क्वेश्चन नंबर 61 है कि आपको विभाग आपको दे रखे हैं इसमें जो जो आपका काम किया गया है यहाँ पे, है ना। पीडब्ल्यूडी है आपका, पीडब्ल्यूडी विभाग। अगर दास प्रथा के अंत की बात करें तो ये करा था लॉर्ड एलन बरो ने भाई। पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें तो ये हुआ था आपका, ये था लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे इन्होंने किया था। विभागीय प्रणाली आपका लॉर्ड कैनी, और स्थानीय स्वशासन हो जाएगा लॉर्ड मेव। तो हो रहा है 1 4 2 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3। इसमें दोनों में आंसर हो रहा है ना, बाय मिस्टेक ये दोनों में लिख दिया है, तो एक को कट कर दो, एक को कट कर दो, है ना। सी इसका आंसर मान लीजिए, 1 4 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62 क्वेश्चन है कि किसने विभाजन का विरोध करते हुए, भारत के विभाजन का विरोध करते हुए कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने उनके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया और विभाजन को विश्वासघाती पूर्ण कहा है। तो ये कहा था भाई खान अब्दुल गफ्फार खान है, खान अब्दुल गफ्फार खान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको अधिकतर पुस्तकों में फैक्ट नहीं मिलेगा, कुछ यूनिक फैक्ट है जो मैं आपके लिए लाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये तो आपने पढ़ा भी होगा, बहुत ही आपका कॉमन सा क्वेश्चन है। क्या है? कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज INA के सिपाहियों के बचाव के लिए किसके नेतृत्व में लीडरशिप में
वकीलों का एक दल तैयार किया था। आपको पता है आईएनए के जो भी सैनिक थे वो जापान के हारने के बाद, आपको पता है आईएनए के जो भी सैनिक थे वो जापान के हारने के बाद जो है ब्रिटेन द्वारा बंदी बना के भारत लाए गए थे और दिल्ली के लाल किले पर उन पर केस चलाया गया था, है ना। कुछ बहुत सारे क्रांतिकारी थे इसमें और जिनकी जो पैरवी की थी कुछ वकीलों के समूह ने की थी। तो ये सारे वकील तो हैं, इसमें से प्रमुख कौन थे जो लीडर थे, लीडरशिप कर रहे थे, एक तरह से नेतृत्व कर रहे थे, वो कौन थे? तो आंसर है भूला भाई देसाई। इसको आप याद भी रख सकते हो। बात हो रही है वकीलों की, बात हो रही केस लड़ने की, लेकिन नाम कैसा है? भूला। अब जो खुद ही भूल रहा है वो आपका केस कैसे लड़ेगा? जब खुद ही भूल रहा है वो आपके समक्ष आपके लिए जो है केस लड़ेगा कैसे, है ना। तो ऐसे याद रख सकते हैं, नाम कैसा? भूला भाई। ये आपकी लीडरशिप कर रहे हैं, लीड कर रहे थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 64। 64 है कि दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी ने किस नदी को पार किया था? देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना, बहुत ही बड़े क्वेश्चन। आपने तो पढ़ा होगा दांडी यात्रा क्यों की थी, उसका कारण क्या था, कब से कब तक हुई, कितने किलोमीटर की थी, कितने लोग शामिल थे, उत्तराखंड के कितने लोग शामिल थे, उसके बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ है, सारे फैक्ट पढ़ोगे। ये देखो कैसा फैक्ट है। तो इसमें क्या है, लूनी है, कचकरन में गिरती है, साबरमती जो आपकी खंबात की खाड़ी में गिरने वाली पहली नदी है, नर्मदा जो आपके मध्य भारत से बहती है, या माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी को ही पार किया था इन्होंने, माही। आंसर हो जाएगा माही। अगर दांडी यात्रा की बात करें तो ये इन्होंने की थी 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930, और ये यात्रा थी साबरमती से दांडी, साबरमती से दांडी की यात्रा थी। कुल 78 सत्याग्रही इसमें शामिल थे और लगभग 387 किलोमीटर की ये यात्रा थी, ठीक। अगर इसमें से आपको पूछे कि उत्तराखंड के कितने लोग शामिल थे, वो 3 थे। पहला थे आपके ज्योतिराव कांडपाल, ज्योतिराव कांडपाल, भैरव दत्त जोशी, सेकंड थे भैरव दत्त जोशी, और थर्ड थे आपके खड़ग बहादुर, ठीक है। खड़ग बहादुर, 3 लोग इसमें होंगे शामिल, ज्योतिराव कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और खड़ग बहादुर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65। 65 तो 65 क्वेश्चन है, ये देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन कि रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून किसके द्वारा कहा गया था? ये आपको पता है, जब क्रांतिकारी विचारधारा बढ़ रही थी, आंदोलन बढ़ रहा था, तो लोगों को बिना एक तरह से आरोप तय किए, मतलब निराधार शक के आधार पर गिरफ्तार करके फिर जो है वो व्यक्ति अपना ना वकील कर सकता है, ना उसकी सुनवाई होगी, वो जेल में ही पड़ा रहेगा, है ना। तो इसलिए इसको क्या कहा गया था, इस कानून को? बिना वकील का है, बिना अपील का, बिना दलील का कानून। किसने कहा था ये, किसने कहा था? तो ये कहा था आपका भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर ही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66। 66 क्वेश्चन है कि, ठीक है, पुस्तकों के नाम दे रखे हैं यहाँ पे दे रखे सामने राइटर, ठीक है, यहाँ पे दे रखे हैं आपके राइटर। अगर इंडियन मुसलमान की बात करें तो वो होता है आपका विलियम आपका हंटर, ठीक है। फिलोसॉफी ऑफ द बम, है ना, बम का सिद्धांत भगवती चरण बोहरा का ही है, ये भी ठीक है। इंडिया टुडे रजनी पाम दत्ता की है, और मैं नास्तिक क्यों हूँ भगत सिंह की है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है। आंसर क्या हो रहा है? 1 2 3 4, आमने सामने आंसर दे रखे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हो जाएगा आंसर आपका बी वाला, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। 67 है कि निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? मूल अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट आपका नहीं है। तो इसमें जो आंसर होना चाहिए समान कार्य के समान अधिकार, है ना, जो आपका नीति निदेशक तत्व में आता है, जो डीपीएसपी में आता है, तो आपने पढ़ा होगा। बाकी सारे आपके क्या हैं? मौलिक अधिकार हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। 68 है कि निम्नलिखित में से सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। कौन सा आपको विकल्प इसमें आपका फिट बैठ रहा है? आय का समान वितरण, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर है, उच्च निर्भरता दर है, बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन है। तो इसके जो आपके 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 हो जाएंगे इसके, ठीक, ठीक है, 4 हो जाएंगे इसके, ठीक, आंसर हो जाएगा डी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 69 कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत किसको कहा जाता है? उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, बिमल जालान या चिदम्बरम। तो यह हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाएगा उदारीकरण के अग्रदूत, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आपका 70। क्वेश्चन नंबर 70 कि सतत विकास का आधार क्या है? सतत विकास सामाजिक दृष्टिकोण, या आपका आर्थिक दृष्टिकोण, या पर्यावरणीय दृष्टिकोण? बिल्कुल आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला, पर्यावरणीय दृष्टिकोण। सतत विकास का मतलब ये है आप विकास करें, हर तरह से विकास करें, लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, है ना, बैलेंस बनाते हुए विकास होगा तो ही बेहतर होगा, जिसमें पर्यावरण को भी सुरक्षित किया जाता है।
नहीं तो पर्यावरण नहीं है तो हम नहीं है। पर्यावरण होना क्या है, बहुत ही आपका सतत विकास, इसका आंसर है थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखें 71। इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है? जूट, मूंगफली, ज्वार और गन्ना। तो आंसर हो जाएगा ज्वार। ये हो जाएगा आपका मोटा अनाज, ठीक, मोटा अनाज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। 72 है कि प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित नहीं है। पहला क्या है कि भारतीय कृषकों को सार्वभौमिक कृषि व्यापार में सहभागिता, ठीक है। फसल पश्चात, फसल के बाद जो है खाद्यान्न में क्षति को कम से कम करना, बिल्कुल ये तो जरूरी है ताकि किसान को क्या कम से कम। थर्ड, फसलों के भंडारण में सुधार ताकि अधिक समय तक फसलों को बचा के रखा जा सके। चौथा, कृषि में विदेशी मुद्रा के सीधे विदेश में प्रोत्साहन। ये हो जाएगा आपका गलत, चौथा होगा इसमें गलत, बाकी ऊपर के 3 हो जाएंगे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 73। 73 है कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये आपको पता है पंतनगर में, है ना, 1960 में, और उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो 73 का जो है आपका और क्या फैक्ट लिख सकते हैं, आपका नाम क्या है? गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1960। उद्घाटन किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और इस विश्वविद्यालय को भारत में, भारत की हरित क्रांति का अग्रदूत भी कहते हैं। हरित क्रांति का अग्रदूत इसको कहा जाता है, ठीक। नाम क्या है? गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, 17 नवंबर 1960, उद्घाटन बाय जवाहरलाल नेहरू। तो भारत का हरित क्रांति का अग्रदूत इसको कहा जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 74। 74 में क्या है, ठीक है, आयोग के नाम दे रखे हैं और उसका किस कार्य से संबंधित आयोग दे रखा है, ठीक। अगर दांतेवाला समिति की बात करें तो बेरोजगारी सुधार से था, ठीक। गोईपुरिया की बात करें तो ये हो जाएगा बैंकिंग सेवा सुधार से। राजा चलैया हो जाएगा आपका कर सुधार से। और मल्होत्रा समिति एक ही बचा है आपका, वो हो जाएगा आपका बीमा, है ना, बीमा सुधार। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3 आंसर हो जाएगा सेकंड वाला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 75। 75 आपका पॉलिटी से है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, आर्टिकल, व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, ठीक। तो 14, 19, 21 से आपका कोई नहीं, तो इसमें से आंसर क्या है आपका? थर्ड वाला हो जाएगा, क्योंकि 14 में तो है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, ठीक। 19 में आपका स्वतंत्रता का अधिकार है ना, 19A से लेके G तक जो है, ठीक। 21 में आपका ये हो जाएगा आपका, और चौथा आपका क्या है? कोई नहीं, तो आंसर इसका क्या है? क्वेश्चन नंबर देखते हैं 75। 75 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, आर्टिकल, व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है ना। तो 14, 19, 21 यहाँ आपका कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 29, है ना, 29। तो अगर 14 की बात करें, 14 की बात करें तो ये आपका विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। 19 में आपको पता है स्वतंत्रता का अधिकार है ना, स्वतंत्रता का अधिकार है 19A से लेके G तक, है ना। और इसका आंसर मैं बता दिया आपको, थर्ड वाला हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, जो होगा 76 क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था, वो आपका कौन सा? वीटो, हिंदू कोड बिल, पेप्सू, या भारतीय डाकघर विधेयक, या दहेज प्रतिषेध आपका विधेयक। इसका आंसर आपका भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। और इस समय जो आपके प्रेजेंट थे राष्ट्रपति थे वो थे ज्ञानी जैल सिंह, ठीक। चल क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70। क्वेश्चन नंबर है 77। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या बताना है, कौन सा आपका सही है? तो पहला है कि भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जाता है, बिल्कुल लोकसभा में लाया जाता है, क्योंकि ये वर्तमान जो आपकी कार्य पार्टी होती है उसके खिलाफ लाया जाता है, लोकसभा में उसको बहुमत होता है, लोकसभा में ही आपका लाया जाता है, ठीक। तो ये पहला और दूसरा दोनों आपके ठीक हो जाएंगे।
आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला 78। 78 क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य कौन कौन से होते हैं। पहला है मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची बनाना। सेकंड, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता। थर्ड, मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन, है ना। तो इसमें से आपके तीनों ठीक हैं, तीनों ठीक हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा डी वन, पहला दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79। 79 है कि शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है। शून्यकाल, तो इसका आंसर आपका क्या भारत है ना। प्रश्नकाल के तुरंत बाद जो है, प्रश्नकाल के तुरंत बाद, है ना, तुरंत बाद 12 बजे से जो आपका शून्यकाल शुरू होता है। ठीक है, 12 बजे से शुरू, तो आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर। क्वेश्चन देखते हैं 80। 80 है कि प्रबोधो सुबियांतो, जिन्हें 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बनाया गया था, वह किस देश के राष्ट्रपति थे, है ना, किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो आंसर हो जाएगा थर्ड, इंडोनेशिया, जो एक द्वीपीय देश है। इंडोनेशिया भारत के दक्षिण में जो है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ पे आपको कुछ दिवस दे रखे हैं, सामने डेट से रखी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की अगर बात करें 11 जून को ही है। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को ही होता है। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को ही होगा। और राष्ट्रीय सुशासन जो दिवस है वो 25 दिसंबर को ही हमारा होता है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन, अटल बिहारी वाजपेयी जी जन्म दिवस के अवसर पर। ठीक, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 है आपका सी में। ठीक, सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। 82 है कि भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है, किन 2 स्थानों को जोड़ती है, किन इन स्थानों को जोड़ती है। तो 4 स्थानों को जोड़ती है वो। आंसर क्या आपका दिल्ली, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला। और इसके साथ ही जैसे आपका लंबाई अगर पूछ ले आपसे, लंबाई कितनी है इसकी, तो 5846 किलोमीटर। ठीक, 5846 आपका किलोमीटर। और 2012 में इसका काम हुआ पूरा। ठीक है, 2012 में इसका निर्माण पूरा हुआ है। और लगभग कहते हैं कि 1999 के आसपास इसका कार्य शुरू हुआ था, 2000 में पूरा हुआ है। लंबाई कितनी है इसकी, 5846 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है कि गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, नेशनल वाटरवेज घोषित किया गया है। इसका आंसर है आपका इलाहाबाद से हरिद्वार, इलाहाबाद से हल्दिया। और ये भारत का सबसे लंबा नेशनल वाटर हाईवे, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग, और इसी की लंबाई है ये है आपकी 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है कि रामागुंडम जो आपका सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है आपका कहाँ स्थित है, तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो रामागुंडम जो आपका वो है आपका तेलंगाना में। ठीक, तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 85 है कि आपको सूची दे रखी है और मिलान करना नदी घाटी से। ठीक, अगर तलचर की बात करें तो ये जो आता है तलचर, ये पड़ता है आपका उड़ीसा में, कर्णपुरा पड़ता है आपका झारखंड में, सिंगरौली पड़ता है आपका एमपी में, और सिंगरैनी पड़ता है आपका तेलंगाना में। ठीक, मैचिंग क्या होगी, तलचर जो आपका पड़ेगा ये महानदी हो जाएगा, कर्णपुरा झारखंड की बात हो रही है दामोदर घाटी हो जाएगा, और सिंगरौली एमपी तो आपका सोन रिवर हो जाएगा, सोन नदी, और सिंगरैनी बच रहा है, सिंगरैनी हो जाएगा आपका गोदावरी घाटी। ठीक, तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 आंसर हो जाएगा ये वाला, सेकंड वाला, बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 क्वेश्चन है कि पहला कथन दे रखा है, कारण दे रखा है। कथन क्या है कि पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में चक्रवातों के द्वारा अधिक प्रभावित है। पूर्वी तट, ये आपका बिल्कुल ठीक है फैक्ट, है ना। पूर्वी तटों में चक्रवातों द्वारा वर्षा ज्यादा होती है। सेकंड, भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। ठीक है, पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं, ये बिल्कुल ठीक है। तो तमिलनाडु के आपके कोरमंडल तट पे वर्षा होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो कारण है एक ही व्याख्या नहीं करता, एक ही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि दोनों जो कथन है बिल्कुल क्या है, अलग अलग है। तो आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं, यहाँ पे नहीं आना चाहिए, नहीं करता है ना। आंसर हो जाएगा इसका बी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 87। क्वेश्चन नंबर 87 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है। चंबल नदी पर बना है, चंबल की बात हो रही है।
जो आपका मध्य प्रदेश से निकल के जो यूपी टावा के निकट यमुना नदी में मिलती है। तो आंसर है आपका राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। ठीक, अगर नागार्जुन सागर की बात करें तो तेलंगाना एपी सीमा पर है, और ये है कृष्णा रिवर। रिवर कौन सी है? कृष्णा नदी। अगर इसकी बात करें हम रिहंद बांध की, तो ये सोनभद्र जिला यूपी में पड़ेगा, और नदी हो जाएगी आपकी रिहंद नदी। ठीक है, रिहंद नदी। नागार्जुन तेलंगाना आंध्र प्रदेश सीमा पर है, कृष्णा नदी रिवर हो जाएगी, रिहंद सोनभद्र जिला यूपी और रिहंद रिवर इसमें हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 88 होगा। 88 क्वेश्चन है कि भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? अल्मोड़ा, औली, राजपुर या बड़कोट? तो इसका आंसर है आपका औली, चमोली का औली। करंट का क्वेश्चन है, इसको ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 है। 18 क्वेश्चन क्या था? दो आपके कथन दे रखे हैं, आपको सही बताने इसमें कौन से सही है। पहला है विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन करने वाला गुजरात के बाद उत्तराखंड दूसरा राज्य। ठीक है, इसकी सहायता से, समीक्षा केंद्र की सहायता से एक क्लिक में राज्य के सभी स्कूलों का डाटा ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। या आपके दोनों फैक्ट ठीक है ना? दोनों फैक्ट क्या है? ठीक है, तो 1-2 सही है, आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। चलिए आज का देखते हैं जीएस का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है कि चंबल घाटी जो है, चंबल घाटी के खो खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है ना? या कह सकते हैं चंबल नदी किस प्रकार का एक तरह से अपरदन करके किस प्रकार की आकृति वहां पे बनाती है ना? तो इसका आंसर है अवनाली का अपरदन। हमको पता है भारत में अवनाली का अपरदन करने वाली सबसे विख्यात नदी आपकी चंबल है। मुख्य रूप से मालवा पठार में इसने इस तरह के कार्यकलाप किए हैं ना। चंबल नदी अपने घड़ियालों के लिए भी जानी जाती है। घड़ियाल काफी मात्रा में इस नदी में मिलते हैं। चंबल नदी किसकी सहायक है? यमुना की है। यूपी की इटावा के निकट यमुना में मिलती है। चंबल की मैं एक बारे में बताता हूँ, चंबल के बारे में मैं एक फैक्ट और बताता हूँ। चंबल की जो सहायक नदियां हैं वो आपकी कौन कौन सी हैं? क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती और बनास। ठीक है, याद रखेंगे, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती और बनास। और एक बार क्वेश्चन ये भी आया था कि यमुना की सहायक नदियां जो हैं उनका पश्चिम से पूर्व क्रम आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो चंबल होगी, फिर आपकी सिंध है, फिर एक बेतवा आती है, फिर केन आती है। क्रम क्या हो गया सर? चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ठीक है, 4 रिवर यमुना में जाके मिलती है। बाकी आपको पता है यमुना प्रयागराज में आपका गंगा में मिलती है ना, प्रयागराज में गंगा में समाहित होती है। ठीक है, तो आज हमने देखा आपके 90 क्वेश्चन। इसके बाद के जो आपके 10 क्वेश्चन है रीजनिंग के, वो सौरभ सर आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मॉक नंबर 14 है, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है मेरे पास, यदि हम संख्या के 5 गुने में 7 जोड़ते हैं तो हमें 67 प्राप्त होता है, 67 प्राप्त होता है। और यदि हम उसी संख्या के 3 गुने में 9 घटाते हैं तो हमें 27 प्राप्त होता है। तो संख्या बताओ। तो उसने बोला कि मैंने मान लिया कि सपोज एक संख्या है, ठीक है, संख्या x मान ली। उसने बोला कि संख्या के 5 गुने में, तो संख्या का 5 गुना 5x, इसमें अगर मैं 7 जोड़ता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा? 67। तो मैं यहाँ से संख्या निकालू तो ये 7 उधर चला जाएगा, 67 माइनस 7 यानी 5x बराबर कितना होगा? 60। x बराबर आ जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ से मेरा 12 आ रहा है। और दूसरी उसने कंडीशन बोली है, यदि मैं उसी संख्या के 3 गुने में, यानी 3 गुना कितना हो जाएगा? 3x, में से मैं 9 घटाता हूँ तो -9 करता हूँ तो मुझे 27 प्राप्त होता है। तो 3x बराबर कितना होगा? ये इधर चला जाएगा 36, यानी x बराबर 12। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी 12। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है वो छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 18, 48 तथा 120 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है। ठीक है, तो छोटी से छोटी संख्या जिसको 18, 48 या 120 से अगर मैं डिवाइड करूं तो हर कंडीशन में 5 शेष बचता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? 18, 48 तथा 120 का मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो मैं अगर 3 से करूं तो 3 छके 18, 16 3 48, 40 3 120। अब मैं 2 से करूं 3, 8 और कितना भाई 20। फिर मैं 4 से कर लूं तो ये तो 3 ही रह जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो मेरा जो एलसीएम आया वो आया 3 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, 3 दूना 6 चौका 24, 24 तिया 72, 72 दूना 144 और 144 इंटू 5 होता है 720। ठीक है, तो एलसीएम तो मेरा आ गया 720, यानी ये तीनों नंबर
720 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, पर मुझे 5 शेषफल चाहिए, तो 720 में से 720 में मैं 5 और ऐड कर दूं तो वो नंबर मेरा कितना होगा 725। यानी 725 वो नंबर होगा जिसे 18, 48 और 120 से डिवाइड करने पर हर कंडीशन में 5 शेष बचेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, एक घनाभ की तीनों भुजाओं का योगफल 20 है और तीनों भुजाओं के वर्गों का योगफल 150 है, तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। तो एक घनाभ है, यानी घनाभ आपका ये होता है, ठीक है। तो घनाभ की जो तीनों भुजाएं, एक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसका जो योग दिया है वो 20 दिया है, और उसने बोला है कि इसके जो वर्गों का योगफल है यानी l² प्लस b² प्लस h² ये बराबर 150 दिया है। अब उसने बोला है कि मुझे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2lb प्लस bh प्लस hl। ठीक है, ये मुझे फाइंड करना। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये दिया है मेरे पास, मैं इसका स्क्वायर कर लूं, तो l प्लस बी प्लस h का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर अगर राइट साइड होगा तो लेफ्ट साइड होगा तो राइट साइड। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो l² b² प्लस h² प्लस 2lb bh प्लस hl। ठीक है, और इस साइड का स्क्वायर करूंगा 4। तो ये तो मेरे पास गिवन है l² प्लस b² प्लस h² बराबर कितना दिया है 150, और ये मेरे पास आ जाएगा 2lb प्लस bh प्लस hl। ठीक है, ये बराबर 400। तो मेरे पास 2lb प्लस bh प्लस hl, 400 में से मैं 150 माइनस करूं, मेरे पास आ जाएगा 250, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 250, ऑप्शन डी। ठीक है, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे ये चाहिए था तो मैंने इसका स्क्वायर किया, तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला है भाई, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 250। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास दिया है कि 3 सदस्य हैं जिसमें माता पिता और पुत्र है, कि जो औसत आयु दे रखी है 44 वर्ष दे रखी है। पुत्र के विवाह के बाद परिवार की औसत आयु 39 हो जाती है, तो पुत्र वधू की आयु कितनी होगी। ठीक है, अब देखना औसत का जो फॉर्मूला होता है एवरेज, इसको हम एवरेज कहते हैं, ये होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन का मतलब है जैसे ये मेरे पास दिया 5 7 8 4, ये मेरे पास नंबर दिया, अगर मुझे इनका एवरेज चाहिए तो मैं इन सबको ऐड कर दूंगा और डिवाइड बाय कितने नंबर 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दूंगा, औसत हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि परिवार में 3 सदस्य थे और इनका औसत दिया हुआ है 44, तो औसत 44 है, तो पूरे परिवार की एज का जो सम आ जाएगा, योग आ जाएगा, कितना आ जाएगा, परिवार में भी 3 सदस्य, माता पिता और पुत्र, तो यहां से मेरा आ जाएगा सम कितना भाई 44 इंटू 3, 104 के 12 और 4 के 12 13। अब उसने बोला कि अभी पुत्र की शादी हो जाती है, तो अब औसत कितनी हो जाएगी 39, और अब परिवार में कितने, एक आदमी और बढ़ेगा, 4 लोग। अब जो सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 39 इंटू 4, तो 9 चौको 36, 4 के 12 और 3 15। ठीक है, 156। तो जब परिवार में 3 आदमी थे तो परिवार की कुल एज थी 132, जब परिवार में 4 आदमी हो गए तो परिवार की एज होगी 156। तो इसका मतलब मैं 156 में से अगर मैं 132 माइनस कर दूं तो ये उस आदमी की एज आ जाएगी परिवार में नया आया। ठीक है, तो कितना भाई 24, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए 24। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि औसत वाले फॉर्मूले में औसत ये दिया हुआ है, टोटल 3 आदमी थे, तो परिवार की आयु का योग निकालते हैं, पूरी परिवार की आयु का योग 132। अब परिवार में एक आदमी और बढ़ी, अब परिवार की आयु का योग हो गया 156, तो ये 156 में से मैं 132 माइनस कर दूंगा, तो ये जो डिफरेंस आएगा ये वही आएगा जो परिवार में जो नया आदमी है उसी की एज का। ठीक है, तो क्या एज आएगा इसकी 24 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास सीरीज का दिया हुआ है, तो मुझे बताना है इसमें गलत यानी रॉन्ग बताना है। तो कितना है 1 2 12 63 316 1704 और 10,446। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो उसने लॉजिक लगाया वो ये किया हुआ है कि 1 इंटू 1 यानी पहला टर्म है 1, उसमें 1 की इंटू करी और प्लस 1 तो कितना आया 2 आया। ठीक है,
2 इंटू 2 प्लस 8, तो 4 और 8 कितना होता है 12, 12 इंटू 3 36 प्लस 27, तो 36 और 27 होते हैं 63, 63 इंटू 4 प्लस 64, ठीक है। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो 63 इंटू 4 तो कितना, 4 × 12 और 6 × 24 और 1 25, और इसमें मैं 64 और जोड़ तो कितना आ जाएगा, 4 और 2 6 और 6 और 5 11, 316, 316 इंटू 5 प्लस 125, तो 16 पंजे 80, उसको मैं कर दूं 316 इंटू 5 तो कितना, 6 पंजे 30 और 5 3 8 और 5 3 15, 1580 प्लस 125, तो 5 8 और 2 10, 5 और 1 6 और 1 7, 1705, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा 1704 की जगह 1705 आना चाहिए था, तो आंसर है 1704, जो हमारा रॉन्ग टर्म है उसकी जगह पर आएगा 1705, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इसने क्या किया है, 1 इंटू 1 प्लस 1 कितना है 2, 2 इंटू 2 प्लस 8 12, 12 इंटू 3 प्लस 27 63, 63 इंटू 4 इंटू प्लस 64 316, 316 इंटू 5 प्लस 125 कितना आएगा 1705, 1704 की जगह। तो 1 2 3 4 5 ये तो सीक्वेंस वाइज उसने इंटू किए हुए, और ये जो ऐड किया हुआ है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, ठीक है। अब अगला जो आएगा 1705 इंटू 6 प्लस 216 और ये बराबर आ जाएगा 10,446, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि छात्रों की कक्षा में राजेश का स्थान ऊपर से 15 है, तो ये राजेश है, ठीक है, तो इसका 15वां स्थान है ऊपर से, और प्रकाश का स्थान नीचे से 25वां, तो यानी यहां से प्रकाश ये 25वां है। अब इसने बोला है कि ज्ञान प्रकाश से 10 स्थान आगे, यानी ज्ञान यहां पे होगा, तो यानी 10 स्थान आगे, तो यानी यहां पे कितना, इसकी नीचे से 35वीं रैंक हो जाएगी, और राजेश और ज्ञान के मध्य 10 बच्चे हैं, तो राजेश और ज्ञान के मध्य 10 बच्चे हैं, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो देखो ज्ञान का नीचे से स्थान है 35वां, 10 उसके ऊपर है, और उसके ऊपर 15वां स्थान राजेश का है, यानी ऊपर से, ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा, 5 और 5 10, 3 और 2 5 और 1 6, यानी 60, ऑप्शन ए मेरा आंसर होगा 60, ठीक है। तो प्रकाश का स्थान नीचे से 25वां, ज्ञान उससे 10 स्थान आगे है 35वां, राजेश का ऊपर से स्थान है 15, उनके बीच में 10 बच्चे हैं, तो यानी अगर मैं ज्ञान देखो नीचे से 35वां है और राजेश ऊपर से 15 है और उनके बीच में 10 बच्चे हैं, तो 35 15 प्लस 10 कितना आ जाएगा 60, तो ऑप्शन ए मेरा आंसर होगा 60, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास दिया है कोडिंग डिकोडिंग का, तो इस क्वेश्चन में मेरे पास एक वर्ड दिया है रिलाइज, इसका दिया है 120, वेस्टर्न का दिया है 146 और मुझे निकालना है डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस का। तो देखो यहाँ पे मेरा पहला वर्ड है, मैं इसको देख लेता हूं, ये 120। अब ये 120 कैसा है मैं देख लेता हूं, 18 प्लस 5 23 प्लस 12 35 प्लस 9 44 3 47 और 47 और 19 63, सॉरी 47 और 19 66, तो 66 1 2 इसमें 6 वर्ड है, इसमें 6 माइनस कर दूं और इंटू 2 कर दूं तो कितना आ जाएगा 120, ठीक है। इस सेम लॉजिक को मैं अगले एग्जांपल पे लगा लेता हूं, ये पहला है, ये उसने दूसरा दिया है, वेस्टर्न का दिया है, ठीक है। तो ये कितने पे 146, तो B2 A1 S19 T20 I9 O15 14, तो कितना है 2 1 3 19 3 22 और 22 और 20 42 42 और 9 51 51 और 29 होते हैं हमारे पास 10 और 80, 80 में से मैं कितने 7 वर्ड माइनस कर दूं, मेरे पास आ जाएगा 73, ठीक है। 80 माइनस 7, इसको मैं 2 से गुणा करूं, 80 माइनस 7 होते हैं 73, 73 दूना होता है 146, तो हमारा सेम लॉजिक से लग रहा है, ठीक। अब मेरे को निकालना है डिस्टेंस का, तो इसका कोड मुझे निकालना है, तो D4 पे आता है, I9 पे, S19 पे आता है, 20 पे, A1 पे, ये 14 पे, ये 20 पे, ठीक है। तो 9 4 13 13 और 19 होते हैं
32 और 20 52 53 53 और मेरे पास 34, तो 4 और 3 7, 5 और 3 8, 87, और 87 में मैं 7 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा 80, 80 इंटू 2 8 2 16 107। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 160, ऑप्शन सी मेरा आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में उसने कुछ नहीं किया है, जितने लेटर हैं उनके नंबर लिखे उनको ऐड किया है और टोटल नंबर ऑफ जो लेटर है उनसे माइनस कर दिया। जिसमें 6 लेटर है तो 6 से माइनस करके फिर उसको डबल कर दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 160। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है मेरे पास, उसने बोला है प्लस और माइनस को आपस में इंटरचेंज कर दे तथा इनटू और डिवाइड को आपस में बदल दे। ठीक है, ये डिवाइड हो, तो निम्न में से इस इक्वेशन का भाई आंसर क्या है। ठीक है, तो मुझे डिवाइड और इनटू को आपस में बदलना है, तो यहां पे इनटू आ जाएगा, तो मैंने इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे प्लस और माइनस को, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो कितना भाई 14 और ये 13 बार कटेगा, 14 13 होता है 182, 13 13 169, तो 169 में मैं 45 ऐड करूं तो 9 और 5 14, ठीक है, 6 4 10 और 1 11 214, और 214 में 24 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा 0 190। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 190। ठीक है, तो सिंपल सा था, प्लस की जगह माइनस, इंटू की जगह डिवाइड कर देना, मतलब आपस में इंटरचेंज करना, प्लस माइनस माइनस प्लस और डिवाइड इंटू इंटू डिवाइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना जाएगा 190। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया कि एन को अगर 2 लिखा जाता है और के ए डब्ल्यू को 5 लिखा जाता है तो मैन को क्या लिखा जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले मैं देखूं एन, भाई एन का नंबर 14 आता है, 14 को मैं 7 से डिवाइड कर 2 आ जाएगा। ठीक है, के ए डब्ल्यू, तो के 11 पे, ए 1 पे और डब्ल्यू 23 पे। ठीक है, तो 12 और 23 35, 35 को 5 से 7 से डिवाइड कर तो यानी कितना आ जाएगा 5। तो इस वाले क्वेश्चन में उसने लॉजिक लगाया, जो लेटर है उसके नंबर को 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। मुझे मैन का निकाला एम ए, तो मैन 13 पे आता है, ये 1 पे और ये 14 पे, तो 14 और 14 28, और मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 4 मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए 4 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं किया है, जैसे एन 14 पे आता है, 14 को 7 से डिवाइड कर दिया 2 आ गया, के ए डब्ल्यू, के 11 ए 1 पे और डब्ल्यू 23 पे, इन सबको जोड़ा 35, 35 को 7 से डिवाइड किया 5 है। ऐसी मैन का निकालते, एम 13 पे, ए 1 पे और एन 14 पे 28 को 7 से डिवाइड किया तो 4 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि घड़ी की जो सुइयां है 2 दिन में कितनी बार एक साथ मिलती है। तो जैसे ये घड़ी है मेरे पास, तो इसने बोला है जो इसकी सुइयां है दिन में 2 दिन में, है ना, 2 दिन में कितनी बार आपस में मिलती है। तो आपस में मिलने का मतलब जैसे दोनों सुइयां जैसे 12 बजे, है ना, या फिर 6:30 बज जाए या फिर 3:15 हो जाए। तो देखो इसका सीधा सा आंसर है कि 24 घंटे में घड़ी की सुई मिलती है 22 बार आपस में मिलती है। ठीक है, तो मुझे 2 दिन में यानी 48 घंटे बताना है, तो 48 घंटे में 44 बार मिलेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी 44। ठीक है,